जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, शानदार होंगे। और एक बार आप सारे लोग भी बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। और आज की क्लास में दोस्त हम जो है आपका पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 29 से लेकर के 35। जहाँ तक हम बात करेंगे आपका आर्टिकल 29 और 30 में आपका जो हमारे कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं। आर्टिकल 31 उसको हटा दिया गया। और फिर हम आपका आर्टिकल 32 और आर्टिकल 33 34 जो कि आपका सेना नियम से या फिर मार्शल लॉ से रिलेटेड है। और फिर आर्टिकल 35 में कि संसद के पास में क्या शक्ति है फंडामेंटल राइट्स को लेकर के कानून बनाने की। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। और पिछली क्लासेस का आप रिवीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एक बार थम्स अप करके मुझे बताएं। तो दोस्त, मैं आपसे हमेशा यही बात कहता रहूँगा कि हमारे पास ना हमारी जो मेमोरी है वो मतलब धूमिल हो जाती है। धूमिल होने का मतलब है कि जो आप पढ़ेंगे ना आपको कब तब तो लगेगा कि बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आया, लेकिन अगर आप बहुत समय तक उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो वो धुंधला पड़ जाएगा। ठीक है, वो एक मिरर की तरह ही है, जिसको आप साफ नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें स्पष्ट नहीं होंगी। तो उसको मतलब साफ रखने का काम यही है कि एक स्टूडेंट को रिवीजन करना चाहिए। ओके, बोलेंगे एक बार। ठीक है, जो आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, हमेशा एग्जाम में जाएंगे। और इसीलिए आज की क्लास में हमारे क्वेश्चन भी काफ़ी होंगे प्रैक्टिस के लिए शायद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे दिव्यास्त्र क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। 30 क्वेश्चन के आसपास हैं, 29 या 30 क्वेश्चन हैं हमारे टोटल। तो नोट करेंगे एक बार, लिखें। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार। कौन से दो आर्टिकल्स में बताएंगे, हमने आपको बताया था कौन से दो आर्टिकल हैं जो इन दो से रिलेटेड है, यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। एजुकेशनल राइट्स कौन से दो आर्टिकल हैं साथी? तो आप कहेंगे आर्टिकल 29 एंड 30। ये दो आर्टिकल इन दो से संबंधित है, ये हमको याद रखना है। और फिर हमारी बात शुरू होती है यहीं से। आर्टिकल 29 को हमको पढ़ना है। आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक कौन होते हैं, तो हमको सबसे पहले उस बात को समझना है। मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी कॉमन समझ क्या है अल्पसंख्यक को लेकर के, आप क्या समझते हैं? अल्पसंख्यक से क्या मतलब है? माइनॉरिटीज किसको कहते हैं? थोड़ा सोचें इस बारे में। तो लिखेंगे आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। हितों का संरक्षण यानी कि प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज देखो, तो देखो सबसे पहले हमको दो टर्म समझनी है, उन दोनों टर्म्स को समझना। एक टर्म तो है हमारी कौन सी? माइनॉरिटी, जिसका यहाँ पर जिक्र आया, तो आपको पता होना चाहिए माइनॉरिटी क्या होता है। माइनॉरिटी। और एक टर्म है हमारी मेजॉरिटी। मेजॉरिटी अर्थात अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक क्या होते हैं, बड़े ध्यान से समझना ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। अल्प माने क्या होता है? अल्प माने होता है थोड़ा, और संख्यक यानी कि संख्या, यानी कि जो संख्या में क्या हो, थोड़े हों। और बहुसंख्यक का अर्थ क्या है? बहु मतलब कि ज्यादा, और संख्यक यानी कि संख्या में ज्यादा हो। तो एक तो डिफरेंस हमको शब्दों में दिखता है कि जो संख्या में कम है और जो संख्या में ज्यादा है। तो अब कैसे बोले कि संख्या में कौन है कम और कौन है ज्यादा आपका? तो इसके लिए हमारा क्या बोलेंगे, जब हमारा अगर बात करते हैं आपका कि अल्पसंख्यक अधिनियम आया, तो अल्पसंख्यक अधिनियम में शामिल किया गया भारत की टोटल उस समय पे तो 5 1993 में, और फिर 2014 यानी 2014 के जब लोकसभा चुनाव होने थे तो जैन कम्युनिटी को भी माइनॉरिटी घोषित किया गया। जैसे मेरा सीधा सा प्रश्न आप सब लोगों से ये है कि साथी मुझे बताइए हमारे देश में किस धर्म के लोग सबसे ज़्यादा हैं? पहली बात तो ये। तो आप कहेंगे भैया आपने बताया था 2011 का जब सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, तो हमारे यहाँ जो हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत है वो 79.8% है। यानी कि 79.8 का मतलब ये हो गया ना कि सबसे ज़्यादा हिंदू हो गए। साथ में मैंने बताया था मुस्लिमों का जो प्रतिशत है वह कितना है, तो आपने कहा था भैया लगभग आपका 14.2। ठीक है, तो 14.2 यानी कि वो हिंदुओं से संख्या में कम हो गए। तो एक अंतर तो ये हुआ कि जो संख्या में कम है वही क्या है? माइनॉरिटी। और जो संख्या में ज़्यादा है वही क्या है? मेजोरिटी। इतना डिफरेंस क्लियर है? ठीक है, तो लेकिन अभी जब हमने जिक्र किया अधिनियम का, तो उसको नोट करना, क्या बोलेंगे?
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992, आयोग अधिनियम, यानी कि नेशनल माइनॉरिटीज माइनॉरिटीज कमीशन एक्ट, कमीशन एक्ट कब का है? 1992, 1992। इसने क्या कहा था आपका, याद रख लेना। इस एक्ट के अनुसार 1993 में 5 धर्मों को अल्पसंख्यक माना गया। कितने धर्मों को? 5 धर्मों को अल्पसंख्यक माना गया, माना गया। 5 रिलीजन्स आर कंसिडर्ड एज माइनॉरिटीज, और वो कौन कौन से थे आपका? एक तो मुस्लिम हो गए, मुस्लिम, सिख हो गए, सिख, ईसाई हो गए आपका, ईसाई, बौद्ध और पारसी, बौद्ध और पारसी, ये 5 समुदाय थे। ये कब आपका घोषित किए गए? 1993 में। फिर मैंने कहा कि वर्तमान में 6 हैं, तो यानी कि छठा भी जोड़ा गया कभी ना कभी। तो उस समय पे जब 2014 के लोकसभा चुनाव होने थे, तो कांग्रेस को ये लगा कि भाई अगर हम इनको माइनॉरिटी का दर्जा दे देंगे जैनों को, तो चुनाव में बहुत फायदा होगा। तो उन्होंने 2014 के इलेक्शन में जैन कम्युनिटी को भी क्या डिक्लेयर कर दिया? माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दिया। साथ में याद रख लेना, इसमें छठा +6 करके लिखना, प्लस में जैन करके लिख लेना, और ब्रैकेट में लिख देना 2014, तो आप समझ जाएंगे कि जैन समुदाय को अल्पसंख्यक 2014 में घोषित किया गया। ठीक है। अच्छा, यहां पर हमको एक बात समझनी है, ये तो बात किस आधार पर हुई? तो आप कहेंगे भैया ये तो संख्या के आधार पर हो गई, संख्या के आधार पर हो गई। ठीक है, तो यहां पर जो संख्या का आधार है ये सब क्या है? तो आप कहेंगे धर्म है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे अल्पसंख्यक हुए, ये कैसे अल्पसंख्यक हुए? ये सब हुए आपका रिलीजियस माइनॉरिटीज, यानी कि आपका धार्मिक अल्पसंख्यक हो गए। तो क्या सिर्फ धर्म ही एक आधार है अल्पसंख्यक चुनने का? तो भारत में एक तो धार्मिक आधार पर होते हैं, और एक होते हैं आपका भाषाई आधार पर। भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर कैसे होते हैं? जैसे आप समझिए, मैं एक नाम लूंगा स्टेट का, तो आपको बोलना है कि वहां पर कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती होगी, कौन सी लैंग्वेज। जैसे नागालैंड में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है सबसे ज़्यादा? तो आप कहेंगे भैया नागालैंड जो है आपका, वहाँ पर आपका ईसाई लोग 92% है, हिंदू वहाँ पर 8% है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात में? स्टेट, अभी तो हम पूरे देश की बात कर रहे थे, अभी हम बात करें स्टेट की। तो नागालैंड में इंग्लिश बोली जाती है क्योंकि वहाँ पर ईसाई ज़्यादा है, तो वहाँ पर तो हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, हाँ या ना? थोड़ी सी समझ इस पर सोचना है आपको, थोड़ी समझ विकसित करें। आप कहेंगे हाँ हो गए। अच्छा, जैसे मैं एक और एग्जाम्पल दूँ आपसे, जैसे हम महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? आप कहेंगे भैया मराठी, अन्य भाषा के बोलने वाले कम हैं। ठीक है, जैसे पंजाब में आपका पंजाबी के लिए ज़्यादा है, हिंदी बोलने वाले वहाँ पर माइनॉरिटी में है। तो भाषा के आधार पर हम बात कर रहे हैं। तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, ठीक है, केरला में मलयालम। तो आप कहेंगे अगर वहाँ पर हम देखें जो हिंदी बोलने वाले हैं वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे, माइनॉरिटी हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? ये 2 ही आधार होते हैं हमेशा माइनॉरिटी को तय करने के। कौन कौन से? एक तो भाषा के आधार पर, और दूसरा धर्म के आधार पर। दोनों क्लियर हैं? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं इतनी सी बात में? इसको लिख लेना कहीं पर किनारे पर नोट करके, आप लिखें आराम से अपनी कॉपी पर कि अल्पसंख्यकों को 2 आधार पर भारत में तय किया जाता है। अल्पसंख्यकों को 2 आधार पर भारत में तय किया जाता है। नंबर 1 धर्म के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो वो क्या हो जाएंगे सब? रिलीजियस माइनॉरिटी हो जाएंगी। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो उनको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो कितनी तरह की? रिलीजियस माइनॉरिटीज और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। दोनों बातें क्लियर है? आगे बढ़ें। आप कहेंगे हाँ, समझ में आया अल्पसंख्यक किसको कहते हैं? यहां पर एक नोट बना लेना छोटा सा, एक TMA पाई फाउंडेशन है, TMA पाई फाउंडेशन, TMA पाई फाउंडेशन वर्सेज कर्नाटका। इसने क्या बोला था? इस केस में बोला गया था जो माइनॉरिटीज हैं, यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक राज्यवार हो सकते हैं। राज्यवार मतलब स्टेट जो है उनको अपने यहाँ पर अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकता है। स्टेट में अल्पसंख्यक राज्यवार हो सकते हैं। जैसे यहाँ से फिर समझिए, जैनों को कब घोषित किया गया? 2014 में। तो इससे पहले जो है जैन 14 स्टेट्स में माइनॉरिटी का दर्जा उनको प्राप्त था। कितने स्टेट में? 14 स्टेट्स में। तो आप समझ सकते हैं इस बात को। तो वो लोग तो मांग करते थे कि हमको राष्ट्रीय स्तर पर, तो लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो सिर्फ 6 हैं हमारे, तो जैनों को 2014 में। तो कोई स्टेट अगर चाहे, जैसे मान के चलो महाराष्ट्र ये कह दे कि हम अपने यहाँ पर हिंदी भाषियों को, जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं उनको माइनॉरिटी में काउंट करेंगे, तो क्या कर सकते हैं? हाँ या ना? हाँ या ना बताएंगे भाई एक बार, सारे लोग बताएं। ये दोस्त केस है, इसका कोई मतलब नहीं, अतिरिक्त बातें नहीं क्लास में, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, रिक्वेस्ट है। बताएंगे जी फटाफट से। बहुत बढ़िया, कर सकते हैं, समझ में आया। लेकिन नेशनल, अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो सिर्फ 6 हैं। तो अल्पसंख्यक आपको क्लियर हो गए। तो अल्पसंख्यकों की जब हम बात कर रहे हैं तो उनके हितों के संरक्षण की बात कर रहे हैं। ओके, अब एक छोटी सी स्लाइड और बनाना, एक छोटा सा अंतर और बताऊंगा ताकि इसको और अच्छे से समझ पाएं। लिखना, देश में भाषा बोलने वाले, देश में भाषा बोलने वाले, बोलने वाले सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती होगी भारत में? तो आप कहेंगे भैया हिंदी बोली जाती है सबसे ज्यादा। 2011 के सेंसस के अनुसार हम बात करें, 2011 के आंकड़े के अनुसार, तब बोला गया लगभग में लिखना, लगभग 53 करोड़,
हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं? लगभग फिक्स नहीं एकदम से, अभी तो ये संख्या और बढ़ गई, अभी मैं बताऊंगा कितनी बढ़ चुकी है ये। बंगाली दूसरे नंबर पर आती है, बंगाली बोलने वाले जो हैं वो दूसरे नंबर पर आते हैं। और बंगाली कितने लोग बोलते हैं? 9.7 करोड़ लगभग में। बंगाली के बाद में जो तीसरी भाषा आती है मराठी आती है, फिर आपका तेलुगु आती है। कौन सी? तेलुगु भाषा आती है आंध्र प्रदेश की, तेलुगु भाषा आती है, और फिर हमारा तमिल आती है इसके बाद में, तमिलनाडु की तमिल। ये 5 प्रमुख भाषाएं हैं। मराठी और तेलुगु बोलने वालों में बहुत थोड़ा सा अंतर है, सिर्फ 20 लाख का, 8.1 करोड़ हैं, और तमिल बोलने वाले 6.9 करोड़। तो यहाँ से मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ आपको। मुझे ये बात बताएं कि इसमें बहुसंख्यक कौन है? ये किस आधार पर हम बात करें? भाषा के आधार पर। यहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान सिख जैन की बात तो हमने की नहीं, तो आप कहेंगे भैया ये धर्म के आधार पर ना होकर के भाषा के आधार पर है, और भाषा के आधार पर बहुसंख्यक किसको चुन लेंगे? तो यहाँ पर आप कहेंगे तो ये हिंदी बोलने वाले कहाँ पर हो गए? ये मेजोरिटी में हो गए, मेजोरिटी में हो गए, ठीक है। और इन पांचों में से अभी तो इनसे कम भी होंगे, कम भी होंगे, कम भी होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि भारत में किसी एक भाषा को जानने वाला एक ही व्यक्ति हो। क्या ये पॉसिबल है? भाई भारत की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हजारों भाषाएं हैं, तो ऐसा संभव है ना कि किसी एक भाषा को बोलने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति मौजूद हो, या 10 व्यक्ति मौजूद हो, या 100 व्यक्ति मौजूद हो, या 200 500 व्यक्ति मौजूद हो? तो आप कहेंगे हाँ पॉसिबल है जी, संभव है, बिल्कुल संभव है, ठीक है। तो वो घटते चले जाएंगे, तो एक सबसे कम पर होगा। लेकिन उस कम पर कहने का मतलब ये नहीं है कि माइनॉरिटी हम सिर्फ उसी को कहेंगे। ये बाकी सब क्या हो गए? एक को छोड़ करके, सिर्फ एक को छोड़ करके बाकी सब क्या होते हैं? माइनॉरिटी होते हैं। मेजोरिटी में जो रहेगा वो सिर्फ एक रहेगा। बात समझ में आई? ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं जनरली, मैं कहूं देश में हिंदू को हम कह सकते हैं मेजोरिटी है, तो बाकी सब माइनॉरिटी। लेकिन जैसे हमने पारसी का नाम लिख दिया, तो मैं कहूं हमारे देश में क्या यहूदियों को माइनॉरिटी का दर्जा प्राप्त है? आप क्या कहेंगे, हाँ या ना? यहूदियों को। या दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये हो सकता है, क्या जो बहावी संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं उनको हमारे यहाँ पर आपका माइनॉरिटी का स्टेटस मिला हुआ है? तो आप कहेंगे नहीं, माइनॉरिटी का स्टेटस सिर्फ 6 को मिला हुआ है। बात क्लियर है? देखो बोलने वाले से यहाँ से प्रश्न आते हैं, मैंने आपके लिए चुनाव किया है, आप सर उसको पढ़ते नहीं है, आप लिख लेना। एक यहाँ पर एक रिपोर्ट आती है आपका, लैंग्वेज डेटाबेस रिपोर्ट, उसको कहीं किनारे पर लिखें, लैंग्वेज डेटाबेस रिपोर्ट, डेटाबेस रिपोर्ट। तो जो लैंग्वेज डेटाबेस रिपोर्ट आती है उसके अनुसार, जैसे क्योंकि भारत में हम जान चुके, तो दुनिया का भी आपको पता होना चाहिए, पहले नंबर पर आपका अंग्रेजी है। और ये डेटाबेस रिपोर्ट जो है 2023 की बात कर रहे हैं, 2023 की। पहले पर कौन है? अंग्रेजी है, ठीक है। दूसरे पर कौन है? वो है साथी आपका मंदारिन। दो ही देशों में बोली जाती है, चीन और तिब्बत, तिब्बती क्षेत्र, चीन तिब्बती क्षेत्र में आप बोल सकते हैं ऐसे, चीनी भाषा भी इसको कहते हैं। पूछा जाता है हिंदी जो आती है पूरी दुनिया में वो कौन से नंबर पर आती है? तो हिंदी तीसरे नंबर पर है पूरी दुनिया में ग्लोबली। क्या बोलेंगे? तो हिंदी तो कहाँ पर? भारत में, फिजी देश में, कुछ देशों में ही बोली जाती है। तो अंग्रेजी बोलने वाले पूरी दुनिया में लगभग 145 करोड़ लोग हैं। कितने? टीआर का मतलब ही क्या है? करोड़, करोड़। 115 करोड़ कितने लोग हैं आपका चीनी बोलने वाले, और हिंदी बोलने वाले हो चुके हैं 2023 में 61 करोड़। एक इसके अनुसार बात कर रहे हैं हम, लैंग्वेज डेटाबेस रिपोर्ट। जैसे एक आपका डुओलिंगो रिपोर्ट भी आती है, डुओलिंगो रिपोर्ट में बताता है कि पॉपुलर कौन सी भाषा है। तो डुओलिंगो रिपोर्ट में अंग्रेजी सबसे पॉपुलर भी है, क्योंकि जो हिंदी जानते हैं उनको भी अंग्रेजी बोलने का अब जो है, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज हो चुकी है, तो सब बोलना चाहते हैं उसको। बात क्लियर है? बात समझ में आई है कि अगर मैं पूछूं पूरी दुनिया में भाषाई आधार पर बहुसंख्यक कौन है, मेजोरिटी में कौन है पूरी दुनिया में? तो आप कहेंगे पूरी दुनिया में भैया अंग्रेजी हो गए, अंग्रेजी बोलने वाले लोग हो गए मेजोरिटी। तब हिंदी क्या हो गई आपका? जो हिंदी यहाँ पर मेजोरिटी थी, वो हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो गई? मेजोरिटी नहीं रही है, वो तब क्या हो गई है? माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी का मतलब ही ये है कि संख्या में कम। यानी जो कहीं पर मेजोरिटी है वो कहीं पर जाकर के जो कहीं पर मेजोरिटी में है, या जो कहीं पर मेजर है वो कहीं और माइनर हो सकता है, हाँ या ना? बताइए जरा। यानी जो कहीं पर बहुसंख्यक है वो कहीं और अल्पसंख्यक हो सकते हैं या नहीं? इतनी सी समझ बताइए। आप कहेंगे हाँ जी हो सकते हैं। यानी उत्तर प्रदेश में हिंदी बोलने वाले बहुसंख्यक हैं, लेकिन महाराष्ट्र में वो अल्पसंख्यक हो सकते हैं, नागालैंड में वो अल्पसंख्यक हो सकते हैं, मिजोरम में वो अल्पसंख्यक हो सकते हैं, दक्षिण भारत में वो अल्पसंख्यक हो सकते हैं। समझ रहेगा? आते हैं वापस। तो आर्टिकल 29 कह रहा है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो माइनॉरिटीज आप समझ गए। अब माइनॉरिटीज के जो हित हैं उनको सुरक्षित करना है, और ये अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। तो इनमें क्या क्या बात की गई है, जैसे क्या हित हो सकते हैं उनके? आर्टिकल 29A, आर्टिकल 29 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है? ये कहता है कि भारत में निवास। अच्छा एक और बात समझनी है यहाँ पर, जो आर्टिकल 29 है वो सभी को प्राप्त है या सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, या सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? बताएं इसको, आपको पता होना चाहिए, हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसको हैं? भारतीयों को प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ओके, तो आर्टिकल 29(1) क्या कहता है? भारत में निवास, भारत में निवास करने वाले नागरिकों, नागरिकों के किसी वर्ग को, नागरिकों का कोई वर्ग है जो भारत मतलब भारत का नागरिक हो, उनका कोई एक वर्ग है, किसी एक वर्ग को जिसकी अपनी, जिसकी अपनी अपनी जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, विशिष्ट भाषा, लिपि
यानी कि कोई स्क्रिप्ट भी हो सकती है, या संस्कृति है, संस्कृति है, उसके संरक्षण का अधिकार होगा, उसके संरक्षण का अधिकार। ये बात यहाँ पे की गई है। पहले इस लैंग्वेज को ही समझ लें। भारत में पहली बात तो किसको है, इस बात को अंडरलाइन करना कि भारत के नागरिकों को है, यानी कि ए सिटीजन, किसकी बात कर रहे हैं हम, सिर्फ सिटीजन को है। नागरिक शब्द मैंने आपको समझाया था। ए सिटीजन कैन इफेक्टिवली कंजर्व मीन संरक्षित करना, कंजर्व इट्स लैंग्वेज लिपि अर्थात स्क्रिप्ट और कल्चर। देखो समझो, नागरिक को अधिकार है किसका, भाषा। भाषा तो आप समझते ही हैं भाई, भाषा क्या होता है, भाषा होता है संचार का माध्यम, जिससे हम एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे मैं अभी आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो ये भाषा को तो सब लोग समझते हैं। लिपि क्या होती है, लिपि का मतलब होता है, लिखिए कहीं एक तरफ पर, लिपि का मतलब होता है भाषा को लिखने का तरीका, भाषा को लिखने का तरीका, यानी कि राइट द वे टू राइट ए लैंग्वेज, ठीक है, या राइट द वे लिख सकते हैं, राइट द वे ऑफ लैंग्वेज, या लिख सकते हैं वे टू राइट द लैंग्वेज। जैसे हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है बताएंगे। जैसे मैं आपसे बात करूँ हिंदी की, अगर हम बात करते हैं हिंदी कि हिंदी में है को ऐसे ही लिखेंगे, तो ये किसने सिखाया, का खा गा घा, आप पढ़ते हैं ना स्वर और व्यंजन, तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जैसे अंग्रेजी की लिपि मुझे बताइए, अंग्रेजी की लिपि कौन सी है, तो आप कहेंगे अंग्रेजी भाषा भैया रोमन में लिखी जाती है, किसमें, और रोमन में, जिसको लैटिन भी हम कहते हैं। और आपका अगर मैं बात करूँ पंजाबी किस में लिखी जाती है, पंजाबी, तो पंजाबी आप कहेंगे भैया पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है। तो हर भाषा के लिखने के भी पंजाबी के अक्षर क्या होंगे, तो हर भाषा के लिखने के लिए जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स हैं, वर्ण होते हैं हमेशा, तो उसी को हम बोलते हैं लिपि। लिपि का मतलब क्या हो गया आपका, स्क्रिप्ट। बात समझ में आई। संस्कृति से मतलब क्या होता है, संस्कृति के बहुत सारे साथी डायमेंशन हैं। जैसे आप अपना लाइफ स्टाइल सोचिए, आपका कोई एक जीवन शैली होगी, जैसे आपके यहाँ वस्त्र कैसे पहने जाते होंगे, या आपके यहाँ का खान पान कैसा होगा, आपके यहाँ का रहन सहन कैसा होगा, आपके यहाँ कौन से रिचुअल्स या कस्टम्स फॉलो होते होंगे, कौन सी प्रथाएं हैं, रीतियां हैं वहाँ पर। तो इन बहुत सारे आयामों को मिला के तब बनती है संस्कृति, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है, आप देखते होंगे भारत में बहुत सारे आदिवासी समूह हैं। आदिवासी समूह का मतलब कोई एक ऐसा समूह है जिसको उस भाषा को बोलने वाले, या हम कहें उस लिपि को जानने वाले, या हम कहें उस संस्कृति के सिर्फ 10 लोग ही शेष रह गए हैं पूरे भारत में। तो क्या उनके पास ये अधिकार है कि अपनी उस संस्कृति को बनाए रखें, उसको संरक्षण दें, उसको कंजर्व करें, यानी उसके कंजर्वेशन का अधिकार होगा या नहीं होगा, तो आप कहें बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, ये जो अधिकार है आपका, ये किसको बात की गई है, नागरिकों को। या मुझे एक बात और बताइए आप यहाँ पर, आपको समझ अपनी ध्यान से देखना, क्या इसमें कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द का जिक्र आया है हमारे इन शब्दों में, या कहीं पर भी आपको माइनॉरिटी का जिक्र आया है, तो आप कहेंगे नहीं, यानी माइनॉरिटी का जिक्र नहीं है आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 29 सिर्फ भारत के नागरिकों की बात कर रहा है, यानी कि बहुसंख्यक को भी अधिकार प्राप्त है। जैसे बहुसंख्यक हमने आपको बताया कि हिंदी बोलने वाले बहुसंख्यक हैं, तो क्या जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं उनको अपनी भाषा को संरक्षित करने का अधिकार नहीं है, अपनी लिपि को संरक्षित करने का अधिकार नहीं है, कि उनको अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार नहीं है, तो आप कहेंगे है, बिल्कुल है। तो ये सभी को प्राप्त है। क्या बोलेंगे, भारत के नागरिकों में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, इसको लिख लेना। तो ये नागरिकों से मतलब जब यहाँ पर होता है तो हम दोनों तरह के नागरिकों की बात करते हैं, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, ठीक है दोस्त, इतनी बात में कोई दिक्कत। अल्पसंख्यक यानी आपका माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों की बात कर रहे हैं। ऐसे ही फिर अगला आर्टिकल आता है आपका, ठीक है, आर्टिकल 29(2). ये क्या कहता है, ये कहता है आर्टिकल 29(2) कहता है कि राज्य द्वारा पोषित शैक्षणिक कोई भी संस्था हो, या शिक्षा संस्थान आप लिख सकते हैं, शैक्षणिक संस्था में केवल भाषा अर्थात लैंग्वेज, केवल भाषा, मूलवंश, अच्छा ऐसे शब्द हमने किस और आर्टिकल में पढ़े थे बताएंगे, भाषा, मूलवंश, जाति आदि के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा। ये क्या बात हुई, पहले इसको लिखे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, यानी कि वो भेदभाव नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट सिटीजन बेस्ड ऑन, इसके आधार पर, बेस्ड ऑन लैंग्वेज अर्थात भाषा, लैंग्वेज, मूलवंश अर्थात आपका रेस, जाति अर्थात कास्ट, ठीक है। अब इसको समझिए क्या कह रहा है। पहली बात तो करी कि भाई उन सबके पास अपनी भाषा को बचाने का अधिकार है, अपनी लिपि को बचाने का अधिकार है, और अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार है। यहां पर बात कर रहा है राज्य द्वारा पोषित। देखो पोषित का मतलब क्या होता है,
पोषित का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप सबने, अब मुझे जरा लिखिए, आप सबने अपनी जो ग्रेजुएशन जितने लोगों ने की हो या 12वीं जितने लोगों ने की है, वो किस बोर्ड से की है? आप यूपी बोर्ड से है कि सीबीएसई बोर्ड से कि बिहार बोर्ड से कि राजस्थान बोर्ड से या मध्य प्रदेश बोर्ड से, या हम बात करें जैसे आपने किसी यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की होगी, तो वो जो यूनिवर्सिटी, अब आप ही उसके बारे में जानते होंगे कि वो एक सरकारी स्कूल था जहाँ से आप पढ़े, या सरकारी विश्वविद्यालय था, ठीक है, या सरकारी महाविद्यालय था, या आप मुझे बताएं वो एक प्राइवेट कॉलेज था जहाँ से आप पढ़े, या कई बार आपने नाम सुना होगा वो सेमी गवर्नमेंट है, या आपने कई बार सुना होगा मैं जो मेरा स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल है। तो किससे आप पढ़े? बहुत सारे लोगों ने कहा यूपी बोर्ड से, बहुत सारे लोग बिहार बोर्ड से पढ़े, राजस्थान से, एमपी बोर्ड से, बहुत सारे लोग जो है उनका सरकारी स्कूल है मेरी तरह ही। बहुत बढ़िया, तो देखो इसको समझना है। तो राज्य द्वारा पोषित का मतलब क्या होता है कि इसको लिख लेना, राज्य द्वारा पोषित का मतलब है राज्य ने उसको कोई एड दी हो, या तो एड का मतलब क्या होता है कोई सहायता उसको दी है, या फिर राज्य द्वारा वो व्यवस्थित है यानी कि उसके द्वारा मेंटेन किया गया है, यही पोषित का मतलब है। यानी कि ऐसा स्कूल या विद्यालय या ऐसा कोई भी शिक्षण संस्थान जिसको राज्य की कोई ना कोई सहायता मिलती है, या तो प्रशासन में, जैसे सरकारी स्कूल में जो टीचर होते हैं वो क्या सरकारी टीचर होते हैं, प्राइवेट टीचर होते हैं? तो आप कहेंगे भैया सरकारी स्कूलों में अधिकतम आपका सरकारी टीचर होते हैं, बेशक वो किसी प्राइवेट को भर्ती कर ले, है ना। जैसे आप प्राइवेट कॉलेज में गए होंगे तो वहां पर जो टीचर होते हैं वो गवर्नमेंट टीचर होते हैं कि प्राइवेट होते हैं, तो आप कहेंगे वो प्राइवेट होते हैं। तो आपका, लेकिन आप कई बार देखोगे कई स्कूलों में तो टीचर प्राइवेट है लेकिन मान्यता सरकारी है। तो गवर्नमेंट दो तरह के काम करती है, तो एफिलिएशन देती है, मान्यता देती है, साथ में पैसा भी देती है। तो कोई कोई स्कूल तो सिर्फ मान्यता ले लेता है और उसको पैसे की जरूरत नहीं है, उसने बोला पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ मान्यता दे दो। उद्योगपति आदमी था, अपना स्कूल या कोई कॉलेज बनाया, तो उसको क्या चाहिए? सिर्फ मान्यता। एक ऐसा है जिसने मान्यता भी ली और सरकार से पैसा भी लिया, दोनों काम लिए। एक तीसरा वर्ग और है, उसने ना तो सरकार से मान्यता ली कि कोई मान्यता नहीं चाहिए, और साथ में सरकार से कोई पैसा भी नहीं लिया, तो उसकी तो बात ही नहीं है। वो तो फिर मतलब अपने हिसाब से एडमिशन करेगा, किन्हीं भी बच्चों को एडमिशन दे सकता है, 10 बच्चों का स्कूल खोल लिया, कोई एफिलिएशन नहीं है तो किन्हीं भी लोगों को पढ़ा सकता है। लेकिन जिसको मान्यता मिली हुई है, मान्यता का मतलब जो किसी प्रकार से पोषित है, किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा, तो वो कभी भी आपका भाषा, कि भाई आप इस भाषा अल्पसंख्यक, यानी कि आप आपकी इस भाषा को तो हम जानते ही नहीं है, इस भाषा के लोगों को तो हम पढ़ाएंगे ही नहीं। मूलवंश, आप कहीं भी मतलब किसी भी वर्ग से संबंध रखते हो, किसी भी जाति से हो, तो क्या बोलेंगे? उनको साथी वंचित नहीं किया जाएगा। बात क्लियर? टोटली जो प्राइवेट है वो कर सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं। भैया अनुच्छेद का क्या अर्थ होता है? अब इसके लिए संधि विच्छेद आपको पढ़ने पड़ेंगे दोस्त। इस तरह की बातों के लिए तो आपको संधि विच्छेद पढ़ने पड़ेंगे, कि जब आप जानेंगे अनुच्छेद मतलब अनु धन छेद, ठीक है, और फिर उनके अर्थ जानेंगे। अनु अर्थात आगे, बस इतना ही छोड़ दीजिए, उस बात क्लियर है, आगे आएंगे। आर्टिकल 29 क्लियर है, मेमोराइज करिए। आर्टिकल 29 में क्या किया गया है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात की गई है। पहले में बात की गई अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने का, संरक्षण का अधिकार होगा। आसान से शब्दों में याद किया करो हमेशा। दूसरा क्या होगा? दूसरे में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके मतलब कि आपका जो धर्म है, जाति है उसका, धर्म है, जाति है उसका, या फिर अगली बात क्या है, एक बात और की गई, कोई भी उसका मूल वंश है, इस आधार पर उसे शैक्षणिक संस्थानों से वंचित नहीं किया जाएगा। बात क्लियर है, आगे आते हैं। आर्टिकल 30, आर्टिकल 31 क्या कहता है? यहाँ पे बड़ी महत्वपूर्ण और एक बारीक सा अंतर आपको देखना है, ठीक है। ये कहता है सभी अल्पसंख्यकों को, सभी, सॉरी इस पेन को हम हमेशा सेलेक्ट कर लेते हैं, सभी अल्पसंख्यकों को, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की, अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाएं या शैक्षिक संस्थाएं, आप लिख सकते हैं इसको, रुचि की शैक्षिक, जो शिक्षा देने का काम करती हूँ, शैक्षिक का अर्थ यही है जिसका संबंध शिक्षा से हो, अपनी रुचि की शैक्षिक संस्थाएं, शैक्षिक संस्थाएं की, संस्थाएं की जगह संस्थाओं लिखो, शैक्षिक संस्थाओं, संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार, स्थापना और प्रशासन का अधिकार। अब देखो यहां पर अल्पसंख्यक आया शब्द या नहीं आया? अब यहां पर लिख लेना कि कैसे अल्पसंख्यकों की बात की गई है। तो वो अल्पसंख्यक जो मैं आपको अब तक समझा रहा था इतनी देर, इसीलिए मैंने समझाया, नहीं तो समझ में ही नहीं आता बच्चों को। अल्पधार्मिक हो सकते हैं, और दूसरा क्या? दूसरा आप लिखेंगे, दूसरा किस आधार पर? भाषा के आधार पर। तो दो ही आधार पर अल्पसंख्यक भारत में है। तो सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा, यानी राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड, टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रियली सॉरी, सॉरी 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 सॉरी, क्या बोलेंगे? अपनी रुचि की शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार, यानी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपका स्थापित करना चाह रहा है तो कर सकता है, हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ जी भैया। यहाँ पे दो शब्द याद रखें, स्थापना और प्रशासन, यानी उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी देख सकता है, ठीक है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी वो देख सकता है, कोई दिक्कत? अच्छा अगली बात करेंगे। यहाँ पर एक दूसरी बात की गई है, आर्टिकल 32 में क्या बात की गई है? वहाँ पे कहा गया है कि राज्य जब कभी सहायता देगा,
राज्य सहायता देता है, ये बात तो आप समझ गए, एड देता है। राज्य सहायता देने में अल्पसंख्यक जो शिक्षण संस्थान है, जो स्थापित ये हुए हैं, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यानी ऐसा नहीं है कि भाई ये तो जो है आपका कोई शिक्षण संस्थान बनाया गया, किसी ने कोई अपना कॉलेज बनाया, तो स्टेट को ये नहीं करना है कि भाई ये तो प्राइवेट है तो हम इसको मदद नहीं देंगे, या ये तो माइनॉरिटीज़ के लिए है, इसको चाहे वो प्राइवेट हो या फिर आपका क्या बोलेंगे भाई प्राइवेट की ही बात है, क्योंकि सरकारी होगा तो सीधी सी बात है कि वो राज्य द्वारा वित्त पोषित हो गया स्वयं ही। अन्य बात कर रहे हैं हम जो राज्य द्वारा वित्त पोषित नहीं है, तो कभी भी ऐसा ना हो कि डिस्क्रिमिनेट करे, कुछ योजना लेके आ रहा है तो उन अल्पसंख्यक संस्थाओं को भी वो दे करके जाएं ताकि वो भी उसका फायदा उठा सके, है ना। बात क्लियर है? लिखेंगे इस बात को, क्या कह सकते हैं, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। एक बार थम्स अप करिए इस बात पर, कभी मैं इसका ट्रांसलेशन इस तरह से करूं और इसमें थोड़ी बहुत चूक हो तो उसके लिए माफ़ करेंगे। डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई दिक्कत तो नहीं ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। राज्य सहायता दें, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वेदर, दो आधार हैं यहाँ पर, वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन, क्या बताया मैंने, एक तो धार्मिक आधार पर और एक भाषा के आधार पर, वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, ठीक है। कोई भी ऐसी भूल होती है तो उसके लिए मतलब ठीक है, थम्स अप कर रहे हैं सर, ऑरेंज पेन से ना लिखें भैया, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, पता नहीं मुझे क्यों आदत है इसकी, प्रयास करेंगे इससे बचेंगे। वैसे दिख तो जाता होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिखता होगा, बिल्कुल भी, मतलब शायद जोर पड़ता होगा थोड़ा, है ना। ओके, पेन का कलर, अब तुम्हें जो ना आदत हो जाती है एक चीज़ की, अब हम इतने दिन से इससे लिख रहे थे तब कोई दिक्कत नहीं थी, आज मैंने खुद बता दिया इसको नहीं लेंगे, तो अब जैसे ही मैं इस कलर को सेलेक्ट करूंगा तो सब लोग बोलने लग जाएंगे नहीं इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं। दिखता है भाई खूब, मैं इतने सालों से लिख रहा हूँ इससे, है ना, ऐसे मत किया करो, भेड़ चाल इसी को कहते हैं। एक स्टूडेंट को कम से कम रिसोर्सेज में सीखना, कम से कम मतलब ठीक है जैसा भी है मिल जाए। ओके, राज्य सहायता देने में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। नीचे लिखना आर्टिकल 31, क्या ये खत्म हो गया? बताओ किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको खत्म किया गया था? इसमें क्या था, राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण का अधिग्रहण का अधिग्रहण के खिलाफ अधिकार, ऐसे लिख सकते हैं, अधिग्रहण के खिलाफ अधिकार। क्योंकि भाई पहले आप सबको पता है कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो संपत्ति का अधिकार था वह पहले मौलिक अधिकार हुआ था आर्टिकल 19(1)(f) में, एफ में वह क्या होता था, लेकिन उसको हटा दिया गया, और किससे हटाया गया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसके आगे लिख लेना, इसको रिपील कर दिया गया, इसका निरसन हो गया, निरसन अर्थात समाप्त कर दिया गया। निरसन का मतलब क्या है, ये अब समाप्त हो गया है, तो इसका कोई अर्थ नहीं बनता है। किससे समाप्त हुआ था? 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, 1978 में। तो इसमें वही अधिकार थे कि पहले संपत्ति का अधिकार, अगर कोई गवर्नमेंट किसी चीज़ को एक्विजिशन कर रही है, एक्वायर कर रही है, तो व्यक्ति के पास अधिकार होते थे उसके विरोध में, लेकिन अब वो अधिकार नहीं है। ठीक है, किस आर्टिकल में पहुंच गया है ये बता दें मुझे, ये किस आर्टिकल में पहुंच गया है, तो एक बार मेमोराइज करिए जरा ध्यान से। आर्टिकल 30 में क्या बताया गया कि किसी भी प्रकार की शैक्षणिक जो संस्था है उसकी स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। दूसरा फिर बताया गया, राज्य को निर्देश दिए गए हैं ये बात कि राज्य किसी प्रकार का भेदभाव ना करे उन ऐसी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं जो कि अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई हैं उनको सहायता देने में। ठीक है, कोई भी आपका क्या बोलेंगे भेदभाव नहीं होना चाहिए। आगे सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 32, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो इससे अछूता हो या अधूरा हो। आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी हम कह सकते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, संवैधानिक उपचार, उपचार शब्द से आप क्या समझते हैं? उपचार का मतलब क्या होता है? जैसे ट्रीटमेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी रेमेडी का मीनिंग क्या होता है? तो आप कहेंगे भैया जैसे कोई दिक्कत हो जाए, बीमारी हो जाए और वो फिर ठीक हो जाए, पहले बीमारी हो उपचार उसके बाद ही तो करोगे, बिना बीमारी के उपचार स्वस्थ आदमी का कर दोगे? आप कहोगे नहीं। तो सीधी सी बात है, उपचार होता है किसी खराब चीज़ का जिसमें कोई खराबी है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो खराबी का होगा तभी उपचार होगा। और यहाँ पर बात की जा रही है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी कि संवैधानिक उपचार की बात की जा रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी कि कुछ ना कुछ अगर गड़बड़ हो जाए, किससे रिलेटेड? फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, तो उसके लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं कि वो कैसे ठीक होंगे, फिर पटरी पे कैसे लाए जाएंगे, तो इनको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण हो गया फिर तो। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा, लिखना इसके लिए, आर्टिकल 32 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। हृदय, हृदय नहीं हृदय, संविधान की आत्मा और हृदय, यानी कि हार्ट एंड साउल ऑफ
हार्ट एंड साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो संवैधानिक उपचार किस तरह के होंगे? जैसे मैं आपसे बात करूं, आपके पास कोई एक मौलिक अधिकार का नाम लिखिए जो आपने अब तक सीखा हो कि आप इस मौलिक अधिकार को जानते हैं। आपको बोलने की स्वतंत्रता है या नहीं है, संघ बनाने की स्वतंत्रता आपको थी या नहीं थी, बाल श्रम पर प्रतिबंधित है या नहीं है, बलात् श्रम पर प्रतिबंध है या नहीं है, अपराधों से संबंधित दोहरे शिक्षण का आपका पास में साथी क्या बोलेंगे स्वतंत्रता है या नहीं है, तो आप कहें स्वतंत्रताएं हैं, ये सब फ्रीडम हमको मिली हुई हैं। लेकिन कभी आपको लगता है कि आपकी फ्रीडम यानी कि जो आपका मौलिक अधिकार है, अब एकदम से व्यापक स्तर से बात करते हैं कि आपका जो फंडामेंटल राइट है वो साथी आपसे छीना जा रहा है किसी भी प्रकार से, तो आप कहाँ जा सकते हैं फिर? तो आप कहेंगे भैया फिर तो हम अगर हम कह रहे हैं कि उपचार हो सकता है तो कोई एक इंस्टीट्यूशन भी होगा। वही बताया गया कि इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे आप तो वो अधिकार फिर किस किस के पास है, उन पर विधि कौन बनाएगा, तो यही आर्टिकल 32 में बात की गई है। नोट करना बड़े अच्छे से। पहले तो 32 का 1, इसके सब सेक्शन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट लिखना। 32 का 1 छोटे छोटे से शब्दों में लिखना, व्यक्ति, व्यक्ति या नागरिक, दोनों शब्द लिखना, क्योंकि ये सबको प्राप्त है, सिर्फ भारतीयों को थोड़ी है। भाई आर्टिकल 32 जो है क्या वो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है? आप कहेंगे नहीं भैया, तो हम कहेंगे व्यक्ति या नागरिक, व्यक्ति या नागरिक FR फंडामेंटल राइट के अतिक्रमण पर, अतिक्रमण पर, अतिक्रमण पर सीधे 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 सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार, SC लिख लीजिए, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। क्या होगा? सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार, उसको तो अंडरलाइन रखना दोनों शब्दों को। क्या बोलेंगे किसका अतिक्रमण होगा भैया? FR का अतिक्रमण होगा। राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली ऑन एनक्रोचमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। पहली बात कि भाई अतिक्रमण का मतलब समझ गए, एंक्रोचमेंट का मतलब क्या है? आपके जो अधिकार हैं, आपको लग रहा है कि वो आपके अधिकार आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप कहाँ जा सकते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए भैया अब मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने का काम कौन कर रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट ही तो बचाएगा। सुप्रीम कोर्ट उसके लिए क्या बोलेगा फिर, अभी हम आगे बात करेंगे कि क्या करता है। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट आप जाएंगे तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसको कहा गया है? कभी भी आपसे पूछे, यहाँ से क्या बात निकल के आई हमारी? मौलिक, इसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे ना, तो मौलिक अधिकारों को कौन बचा रहा है? तो वो जो बचाए वही संरक्षक, वही प्रोटेक्टर है। तो मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो कौन है? वो सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट हम लिख सकते हैं। प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन है? तो आप कहेंगे भैया सुप्रीम कोर्ट है। दूसरी क्या बात की गई है यहाँ पर? अब आप वहां तो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है इससे लेकर के, तो याद रख लेना, सुप्रीम कोर्ट को FR के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट जारी करने की शक्ति, क्या? रिट, रिट जारी करने की शक्ति, करने की शक्ति दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? एक रिट इशू कर देगा। क्या कर देता है? एक रिट इशू कर देता है। और किस आर्टिकल से करता है ये रिट? किस आर्टिकल से? अभी हम बताएंगे रिट क्या होती है। 5 प्रकार के रिट कौन सी, उन 5 रिटों में क्या बात किया गया, उन सबसे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो रिट जारी करने की जो शक्ति है साथी, ये आपका सुप्रीम कोर्ट के पास में है आर्टिकल 32 से, और आपका हाई कोर्ट के पास है। हाई कोर्ट भी क्या रिट जारी कर सकता है? तो आर्टिकल 20, क्या बोलेंगे, 226, 226। अब देखो इतनी बात समझें, यहाँ पर फिर दोनों बातों में अगर दोनों के पास ही है तो फिर तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट सबके साथ स्टेट में होता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को जाएगा ही क्यों? देखो यहाँ पर एक शक्ति है, जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो आपकी रिट को एक्सेप्ट करने से मना भी कर सकता है, रिफ्यूज भी कर सकता है। कर सकता है क्या? आप कहेंगे नहीं, कभी भी रिफ्यूज नहीं कर सकता। हमको जब ये बात कह दी गई कि अतिक्रमण पर सीधे, इस बात को यहाँ से देखिए, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये रिफ्यूज इसको नहीं कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट क्या है? हाई कोर्ट इसके लिए मना कर सकता है। तो रिफ्यूज क्या बोलेंगे इसको भैया? क्या बोलेंगे? हाई कोर्ट इसको रिफ्यूज कर सकता है, मना कर सकता है। जैसे मनीष कश्यप, आपने नाम सुना होगा, मनीष कश्यप बिहार से रिपोर्टर थे, पीछे उन पे NSA लग गया था, तो आपको पता होना चाहिए, उन्होंने कहा कि भाई मेरे जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो बोलने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, वो मुझसे छीना जा रहा है। तो वो चले गए, आपका रिट उन्होंने कहाँ पर, आपका एक आपका क्या बोलते हैं उसको, वहां पर उन्होंने एक याचिका दी सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? नहीं, इसके लिए तुम कहाँ जाओ? हाई कोर्ट जाओ। सुप्रीम कोर्ट ये तो काम कर सकता है कि भाई ये काम आपका हाई कोर्ट से हो जाएगा, तो आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता इसमें नहीं है। तो इसके लिए एडवाइस तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट इसके लिए मना भी कर सकता है, मना भी कर सकता है। अच्छा, और क्या अंतर है? जो सुप्रीम कोर्ट की रिट होती है वो केवल फंडामेंटल राइट्स के मामलों में होती है, केवल FR के मामलों में। इसमें केवल FR में, ऐसा लिख दीजिए, केवल फंडामेंटल राइट्स के मामले में, यानी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन आपका हो रहा है, तभी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और तभी सुप्रीम कोर्ट रिट जो जारी करेगा वो केवल और केवल, केवल शब्द पर ध्यान देना, केवल फंडामेंटल राइट के मामले में। जबकि हाई कोर्ट क्या है? हाई कोर्ट को क्या अधिकार है? फंडामेंटल राइट प्लस अन्य, ये अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। हम इसको जब हाई कोर्ट को पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना, इस शब्द की मुझे आवश्यकता होगी आगे चल के क्लासेस में।
ठीक है। तो क्या बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र क्या है, सिर्फ मूल अधिकारों के बारे में है, और जबकि हाई कोर्ट का किस बारे में है, तो आप कहेंगे भैया मूल अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी कौन, हाई कोर्ट कर सकता है। हाई कोर्ट आपका क्या बोलेंगे, रिफ्यूज, क्या बोलेंगे, किसी चीज के लिए मना कर सकता है रिट के लिए, हाँ जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या है वो लिख लेना, अगर आप क्रॉस से ना समझे तो रिफ्यूज नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक है। ये तो बात समझ गए, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसको रिट जारी करने की शक्ति है। और फिर आता है आपका आर्टिकल 32 का 3, ये क्या कहता है, अब रिट तो जारी कर दी, लेकिन जो संसद है हमारी, जो पार्लियामेंट है, उसको कुछ अधिकार दिया गया, इसको ध्यान देना, इंपोर्टेंट लिखना, संसद अन्य न्यायालयों को भी रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है, रिट इशू करने की पावर्स दे सकती है, रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। अब अन्य न्यायालय कौन से बचे भाई, अगर हमने तो बात ही कर ली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, तो अन्य न्यायालय कौन से, तो बाकी जितने भी लोअर कोर्ट है, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ आपका, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ, जैसे मैं एक एग्जांपल से आप समझना चाहूँगा यहाँ पर, जैसे कोई एक बच्ची है, बालिक आपका कोई छोटी बच्ची है ये समझिए, और उस बच्ची को मतलब किसी प्रकार से भी वह बच्ची जो है रेप का शिकार हुई, तो जब वह रेप का शिकार हुई और दक्षिण भारत से है मान के चलो, या किसी भी इलाके से है, तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में, भाई सुप्रीम कोर्ट के नाम से कभी ऐसा होता है ना कि लोगों को लगेगा कि यार वहाँ तो बहुत पैसा खर्च होता होगा, अब वहाँ जाएंगे याचिका लेकर के, पता नहीं काम होगा भी या नहीं होगा, इतनी दूर जाया भी जा सकता है या नहीं जाया जा सकता, कोई समस्या है, तो अब इसके लिए क्या होगा उस व्यक्ति के लिए, पहली बात तो मुझे बताओ, इन स्थिति में किस आर्टिकल का हनन हो रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, उसके साथ ये कुकृत्य हुआ है, कुकर्म उसके साथ में हुआ है, तो आप कहेंगे ये तो भैया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है। तो आर्टिकल 21 के हनन पर इसीलिए संसद ने कहा कि वो पावर दे सकती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास तो पावर है ही, अन्य जो कोर्ट है उनको भी पावर दी जा सकती है। बात क्लियर है, बात क्लियर है। संसद अन्य न्यायालयों को, यानी कि पावर टू अदर कोर्ट, पावर्स टू अदर कोर्ट, टू अदर कोर्ट फॉर इश्यूइंग रिट, ये शक्ति अन्य को कौन, लेकिन ये शक्ति किसके पास होगी, सिर्फ और सिर्फ ये शक्ति जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होगी। आगे बात करेंगे 32 का 4 क्या कहता है, यही लास्ट है 32 का 4, यदि संविधान में प्रावधान नहीं है, यदि संविधान में प्रावधान नहीं है, तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं तो एफआर निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, निलंबित नहीं किए जा सकते। गौर से समझे साथी इसको, क्या बोला मैंने, मैंने कहा था कि आपको मैंने बताया था कि सिर्फ 2 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो हमेशा बने रहते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे आर्टिकल 20 और 21 हैं, आर्टिकल 20 और 21 हैं, ठीक है भैया। आर्टिकल 30 तो करा दिया, लेकिन 30 का 1 और 2 तो करा दिए और 30 नहीं कराया, दोस्त 30 में वही 2 बातें की गई, 31 एंड 32, ठीक है, तब 31 में ही वो बात की गई है। बहुत बढ़िया जी, 20 और 21 बहुत बढ़िया। तो देखो ध्यान से मुझे एक बात बताएं कि 20 और 21 तो जो है वो आपका हमेशा बने रहेंगे, लेकिन बाकी सब जो है वो फंडामेंटल राइट्स निलंबित हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, कि आप कहेंगे हाँ जी भैया बाकी तो सस्पेंड हो जाते हैं, तो यहाँ पर वही तो बात की जा रही है कि संविधान में प्रावधान नहीं तो फंडामेंटल राइट निलंबित नहीं किए जा सकते, तो संविधान में प्रावधान नहीं है, तो क्या हमारे संविधान में कहीं पर प्रावधान है, आप कहेंगे हाँ जी। इसके लिए आप पढ़ेंगे जब आगे चल के आर्टिकल 358 एंड 359, ये क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, यानी कि जब देश में इमरजेंसी लगी हुई हो, तो व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार है उनको छीना जा सकता है, व्यक्तियों के, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसने यही तो कहा कि प्रावधान नहीं है, तो प्रोविजन है या नहीं है, आप कहेंगे हाँ जी प्रोविजन है, तो फिर प्रोविजन है आर्टिकल 358 और 59 में, तो फिर तो सस्पेंड किया जा सकता है। यानी क्या बात समझे, इफ देयर इज नो प्रोविजन, अगर नहीं होता तो कर देते क्या, आप कहते नहीं, इफ देयर इज नो प्रोविजन, अब तो है तो कर सकते हैं, इन कॉन्स्टिट्यूशन, देन फंडामेंटल राइट्स कांट बी सस्पेंडेड, कैन नॉट बी सस्पेंडेड। इसको वापस से समझ लें एक बार, बहुत छोटी सी बातें हमने की, ध्यान से देखें बोर्ड पे। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमने बात की, ठीक है, बोलेंगे अभी फटाफट से, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो कितने की बात की है हमने, हमने बोला संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या बात की गई है 32 के 1 में, बताएं भाई एक बार भैया। रिट को क्या, अभी मैंने बताया ना, रिट को हम पढ़ेंगे अभी 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 हम रिट पर भी पहुंचेंगे, अभी थोड़ा धैर्य रखें। सर 5 रिट बताएं, देखिए आप कैसे स्टूडेंट हैं, खुद से सवाल करिए, आपके पीछे वो बच्चे भी हैं जो शांति से पढ़ रहे हैं, अब सारे बच्चे लिख रहे हैं रिट बताइए रिट बताइए, ये कौन सी बात हुई। थोड़ा सा धैर्य रखा करो हमेशा, मैंने क्या कहा था पहले ही दिन, संयम होगा तो सब सीखेंगे, संयम नहीं होगा तो बहुत कुछ छूट जाएगा, क्योंकि ध्यान कहीं और चला जाता है।
व्यक्ति और नागरिक फंडामेंटल राइट के अतिक्रमण पर कहां जा सकते हैं? पहली बात तो मुझे बताओ, पहले में बात की कि कहां जाएंगे, तो आपने कहा सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट को हमने बोला मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। दूसरे में हमने क्या कहा, अगर हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या राइट है, वो क्या करेगा, तो वो रिट आपका क्या बोलेंगे, वो उसके लिए क्या रिट जारी कर देता है, क्या कर देता है, रिट जारी कर देता है। इसके अधिकार मैंने बताया 30 आपका, क्या सिर्फ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार, क्या सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को ये अधिकार है, तो संसद किसी अन्य को भी अधिकार दे सकती है। यानी कि जो आपका जिला अदालतें हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या बाकी के जितने भी अधीनस्थ न्यायालय जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको अधिकार मिल सकता है। 32 के 4 में हमने क्या बात की कि अगर संविधान में प्रावधान नहीं है तो मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते। तो आप मुझे बताओ संविधान में साथी अगर किसी अनुच्छेद की हम 359 की बात करते हैं, अनुच्छेद 359 में क्या ये अधिकार दिया गया है, हाँ या ना? 359 में ये अधिकार दिया या नहीं कि राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी के समय, जो साथी नहीं जानते हो मैं उनको बताऊं, कि देश में जब कोई ऐसी स्थिति हो जाती है युद्ध की, बाह्य आक्रमण की आपका, तो क्या होता है देश में एक नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत आपका क्या वो अनाउंस कर दी जाती है, और उस समय व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं वो उनका क्या हो जाता है, हरण हो जाता है। 20 और 21 इसके एक्सेप्शन है, उनको छोड़ करके। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चले आगे। अब आता है मूल बात, अब नोट करेंगे, जिसकी आपको बड़ी त्वरित रूप से डिमांड है। अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने, हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, अभी क्योंकि जितनी बात की गई उतनी करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट जो जारी करता है वो रिट जारी करता है आपका 5, कितनी रिट जारी करता है, 5 रिट जारी करता है। सारे लोग बताएंगे। अभी हाईकोर्ट का जिक्र नहीं करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि हाईकोर्ट जब हम पढ़ेंगे तो हाईकोर्ट का जिक्र हम फिर वहीं पर करेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पर लिखेंगे, नोट कर लेना, सुप्रीम कोर्ट 5 रिट, रिट का मतलब क्या है, याचिका, हिंदी वाले लिख लें याचिका, 5 रिट जारी करता है। 5 जो रिट्स हैं जारी करता है। अब देखो यहाँ पे एक बात और समझनी है हमको, कि सुप्रीम कोर्ट मतलब मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो क्या सिर्फ और सिर्फ रिट ही जारी कर सकता है? तो आपको हमेशा याद रख लेना वो कोई ऑर्डर भी जारी कर सकता है। ठीक है, कोई एक ऑर्डर यानी कि कोई आज्ञा भी वो जारी कर सकता है। तो रिट को हम विशेषतः यहाँ पे समझना है हमको। कितनी रिट होती है? 5 रिट है, जिसमें से पहली कौन सी है? पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का क्या मीनिंग होता है ये समझो। पहले छोटे से शब्द लिखें, सशरीर पेश करना, सशरीर पेश करना, टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी या ब्रिंग द बॉडी, कुछ भी आप लिख सकते हैं इसको, टू हैव द बॉडी और ब्रिंग द बॉडी। सशरीर पेश करना कितनी देर में? 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट विद इन 24, विद इन 24 घंटे में। लेकिन आने जाने का समय जो है वो आपका लागू नहीं होगा, व्यक्ति और राज्य दोनों पर लागू है, व्यक्ति और राज्य दोनों पर लागू है, यानी इंडिविजुअल पर भी और स्टेट दोनों पर लागू है। कैसे, इस बात को समझे। देखो ये किस चीज़ से हमको दरअसल में प्रोटेक्ट कर रहा है, जैसे आपकी किसी ने गिरफ्तारी कर ली, आपकी गिरफ्तारी हो गई, आपको अरेस्ट कर लिया गया है, और अरेस्ट जो आपको किया गया है वो गैर कानूनी तरीका है, इलीगल तरीके से आपको अरेस्ट कर लिया गया है। यानी किस तरीके से अरेस्ट किया गया है? इलीगल तरीके से। और इलीगल वे में जब आपको अरेस्ट कर लिया तो आप तो कहाँ पहुँच जाएंगे बताइए? आप कहोगे भैया मैं तो पहुँच गया जेल में, मुझको तो यहाँ बंद कर दिया, सलाखे पर ऐसे खड़ा हुआ, तो फिर तो आप तो बंद है, तो आप तो जारी, आप कैसे इसका फ़ायदा ले पाएंगे? तो ये क्या कहा गया है इसमें कि आपके जो भी जानकार हैं, जानकार का मतलब आपके जो भी नोन पर्सन है, क्योंकि आपकी फैमिली हो सकती है, आपका दोस्त हो सकता है, अन्य कोई व्यक्ति है, और आप कहेंगे भैया कोई भी नहीं है, तो आपने देखा होगा अक्सर व्यक्ति जो हैं वो, बहुत सारे लोग तो जेलों में ऐसे ही बंद हैं कि उनकी पैरवी के लिए कोई मौजूद नहीं है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, तो जब गैर कानूनी रूप से अरेस्ट किया गया हो तब कोई व्यक्ति जाएगा कि भाई हमारे व्यक्ति को जो है, हमारे इस पर्सन को इलीगल तरीके से बंद कर लिया गया है, तो कोर्ट आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या बोलेगा कि इस व्यक्ति को ब्रिंग द बॉडी, इस व्यक्ति को कहाँ पर ये मौजूद है, इसको लेके आओ मजिस्ट्रेट के सामने। अब मजिस्ट्रेट उस पर विचार करेगा कि उसको सही तरीके से आपका रखा गया था तो वापस भेज देगा, ठीक है, फटकार और लगाएगा अलग से, और अगर सही तरीका नहीं है तो वहीं से उस व्यक्ति को क्या बोल देगा, रिहा करने के आदेश हो जाएंगे। व्यक्ति और राज्य पर क्यों? तो ये तो राज्य का मतलब क्या हो गया, पुलिस। पुलिस राज्य है या नहीं है, पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे। मैंने आपको समझाया था राज्य क्या होता है, स्टेट क्या होता है पिछली क्लासेस में, तो स्टेट आपका, आप कहेंगे भैया कि पुलिस बिल्कुल स्टेट है, यानी कि पुलिस पर लागू हो गया इस वाले नियम में। तो और व्यक्ति पर कैसे? जैसे आपका पड़ोसी है रामधन, या जो भी आपका पड़ोसी सतीश मान लीजिए, और पड़ोसी ने ही आपको बंद कर लिया कोठे में, है ना, उसने आपको कमरे में बंद कर लिया है, और आपके परिवार वालों को पता चला कि मेरे इस व्यक्ति को बंधक बना लिया गया है, तो बंधक बनाने का मतलब है वो कोर्ट जारी करेगा कि इस आदमी को लेके आओ, और पुलिस लेके आएगी फिर उसको। तो कहने का मतलब इसलिए वो व्यक्ति और राज्य दोनों पर लागू होगा, दोनों पर। तो हैबियस कॉर्पस समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरी जो रेट होती है, दूसरी रेट होती है परमादेश। दूसरी याचिका कौन सी होगी? परमादेश। परमादेश का मतलब होता है मैंडेमस, मैंडेमस। और इसी का जो साथी शाब्दिक अर्थ है, इसके जो शब्दों का अर्थ है, बड़ा पूछा जाता है एग्जाम्स में, शाब्दिक अर्थ है इसका, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, वी कमांड, हम आदेश देते हैं, वी वी कमांड।
हम आदेश देते हैं। तो किसको आदेश देते हैं? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यहाँ पर किसको आदेश देने की बात कर रहा है? यहाँ पर लिखना छोटे से शब्द, मैंडेमस क्या होता है? जब कोई लोक अधिकारी, यानी कि कोई पब्लिक ऑफिसर है, लोक अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन ना कर रहा हो, अपने कर्तव्य का निर्वहन यानी अपनी ड्यूटी को नहीं कर रहा हो, ना करे। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल समझें, पहले इसको लिख लें। जब कोई लोक अधिकारी का मतलब क्या हो गया? व्हेन ए पब्लिक पब्लिक ऑफिसर और ऑफिशियल दोनों ही वर्ड इसमें आ सकते हैं। पब्लिक ऑफिसर इज नॉट डूइंग हिज ड्यूटी, नॉट डूइंग हिज ड्यूटी। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे इसमें क्या होगा? जैसे आपके साथ भाई, आप एक ऐसी प्रकृति के व्यक्ति हैं कि आपके गांव में जो व्यक्ति है कोई आपसे सशक्त है, शक्तिशाली है, और आप जो है उससे निम्न वर्ग के हैं। अब उसने कोई मारपीट आपके साथ में कर दी, अब उस व्यक्ति थाने में भी बहुत पकड़ है, अच्छी पकड़ है उस व्यक्ति की, तो आपका मुकदमा लिखा जाता है। ज़्यादातर केसेस में जो कमजोर वर्ग है उसका मुकदमा थाने में लिख लिया जाता है, या पुलिस वाले उसको धमका के और टॉर्चर करके वापस भेज देते हैं। हकीकत यही है कि उसको जो है उसकी पक्ष की जो सुनवाई बहुत कम होती है, और जो ताकतवर लोग होते हैं उनके पक्ष की सुनवाई बहुत होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उन व्यक्तियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए तो भाई पुलिस तो आपका निष्पक्ष काम नहीं करेगी। ठीक है, फिर न्याय कैसे मिलेगा? तो इसके लिए न्याय मिले, व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना हो। तो उसने बोला कि भाई मुझे तो जो है आपका एफआईआर लिखवानी है, और उसकी एफआईआर नहीं लिखवा जा रही है, तो कहाँ जाएगा वो व्यक्ति? कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कि मेरा ये मामला है और इस मामले में इस व्यक्ति ने, ये हमारे यहाँ पर जो है जो भी होता है आपका कहीं पर एसएचओ का अधिकार या सब इंस्पेक्टर को जहाँ पर अधिकार है चौकी में, या कोई अन्य व्यक्ति जिसको इस बात के लिए ऑथराइज किया गया है कि वो एफआईआर को लिखे, तो उसके खिलाफ क्या है? आदेश जारी होगा कि इस व्यक्ति की जो है ये इसका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, और इसकी सुनवाई हो, इसकी जो आपका ये क्या बोलते हैं उसको, एफआईआर ये देना चाह रहा है, तो उस पर कार्रवाई हो। बात क्लियर है? लिख सकते हैं आप एग्जाम्पल के लिए एफआईआर। ठीक है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है सीआरपीसी से दर्ज होती है वो। तो क्या बोलेंगे? जब कोई लोक अधिकारी अपने कर्तव्य का वहन ना कर रहा हो। तो यहाँ पर अब मैं एक एग्जांपल से और पूछना चाहूँगा आपसे, इसको अंडरलाइन करना, पब्लिक ऑफिसर की बात है। जैसे आपके घर में काम चल रहा है, और आपने एक मजदूर से ये बात कर ली कि भाई हम तुम्हें 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये रोज देंगे, और उस मजदूर ने आपका काम करने से मना कर दिया। उसका बात उसी काम के लिए हुई थी, लेकिन उस व्यक्ति ने उस दिन आपका काम करने से मना कर दिया कि मैं तुम्हारा काम नहीं करता हूँ। तो क्या बताइए मुझे, आप जा सकते हैं हाई कोर्ट की, इस आदमी को मेरा काम करना था, जैसे कि आप वहाँ गए थाने के मामले में, तो आप क्या बोलेंगे कि नहीं, ऐसे मामलों में नहीं जा सकते। सिर्फ तभी जा सकते हैं अगर वो व्यक्ति एक लोक अधिकारी, पब्लिक ऑफिसर है। क्या है कि वो एक पब्लिक ऑफिशियल है या पब्लिक ऑफिसर है, तभी जा सकते हैं। ओके, बात क्लियर है, समझ गए आप लोग। तो परमादेश का मतलब क्या? परम आदेश। भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश सबसे परम होता है, सबसे बड़ा आदेश है, इससे बड़ा कोई आदेश है ही नहीं है, समझिए, परम आदेश। तो परम आदेश में उस व्यक्ति को कहा जाएगा कि ये तुम्हारा कार्य है, तुमको ये करना है। ठीक है, तीसरी रेट कौन सी होती है? प्रतिषेध। तीसरी रेट होती है प्रतिषेध, अर्थात प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, स्पिट इज प्रोहिबिटेड हेयर, लिखा रहता है ना, यहाँ थूकना मना है। तो प्रोहिबिट का मतलब क्या? रोक लगाना, प्रतिषेध करना। तो प्रतिषेध करने का मतलब होता है मना करना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मना करना। मना करना का मतलब टू फोरबिड, टू फोरबिड, मना करना। अब इसको समझे, देखो मना करने का क्या मतलब है? मना करने का मतलब है कि, लिख लेना इस बात को, निचली अदालतों की कार्यवाही को रोकना। निचली अदालतों की, ये फिर मैंने सेलेक्ट कर लिया भैया, इसको यहाँ से मिटाई देंगे बोर्ड से। निचली अदालतों की कार्यवाही को रोकने का एक आदेश होता है। किसके लिए होगा? निचली अदालतों की जो कार्यवाही है उस पर स्टॉप लगाने के लिए। किसके लिए? निचली अदालतों के लिए। तो इसको लिख लीजिए आपका, हम क्या कह सकते हैं? निचली अदालतों के लिए बैन कर रहे हैं हम, या ये कह सकते हैं टू बैन द एग्जीक्यूशंस और फंक्शनिंग एग्जीक्यूशंस ऑफ लोअर कोर्ट्स। कैसे? इसको समझे, देखो आसान से। जैसे आप सबको पता होना चाहिए बालिग होने की उम्र क्या है। मैं आपसे पूछूं तो जरा बताएं मुझे, बालिग होने की उम्र क्या है? तो आप कहेंगे बालिग हम कहते हैं जब कोई व्यक्ति कितने का हो जाता है? 18 वर्ष का। जैसे मान के चलो कोई एक ऐसा बच्चा था जिससे 15 साल का था, और उसने कोई क्राइम कर दिया। 15 साल के किसी बच्चे ने कोई क्राइम कर दिया। अब पुलिस ने उस व्यक्ति को क्या कर लिया? इसको अरेस्ट भी कर लिया, गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार करके इस व्यक्ति को जो है आपका रख लिया उन्होंने, और किसी वजह से ऐसा हुआ कि कोर्ट में कार्यवाही भी चल गई, और इस व्यक्ति के पास उस समय कोई ऐसा साक्ष्य नहीं था जिसमें ये दिखा पाए कि ये 15 वर्ष का है। तो कार्रवाई चल गई आपका। अब कार्रवाई चल रही है, तो इस व्यक्ति का कोई रिश्तेदार था, उसको किसी तरह से कोई इसका कागज मिल गया, या कोई ऐसा पेपर मिल गया इसके डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ था, तो उसने कोर्ट को जाकर के बोला कि वो तो 15 वर्ष का बच्चा है, तो उसकी जो कार्रवाई कोर्ट में चल रही है वो रोक दी जाए। क्यों रोक दी जाए? जब इसने क्राइम किया है इसलिए रोक दी जाए क्योंकि जो क्राइम 15 साल के बच्चे ने किया और 18 से कम है, उन सबके लिए क्या बनाए गए? अलग से किशोर न्यायालय, जुवेनाइल कोर्ट उनके लिए बनाए गए हैं। 18 वर्ष से जो कम का है उसके लिए क्या होता है? उसके लिए होता है जुवेनाइल कोर्ट। क्या होता है? जुवेनाइल कोर्ट, अर्थात किशोर न्यायालय। तो जुवेनाइल कोर्ट में उसका मुकदमा चलना चाहिए। चल कहाँ पर रहा है? मान के चलो वो मुकदमा चल रहा है हाई कोर्ट में, या आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो मुकदमा चल रहा था, तो अधिकार क्षेत्र किसका है?
बताएं जरा, आपके हिसाब से आप क्या समझे, आप कहाँ पर वो मुकदमा चलना चाहिए? तो आप कहेंगे वो जो केस है वो होना चाहिए जुवेनाइल कोर्ट में, लेकिन चल रहा है हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अब इस व्यक्ति को ये पता चला आपका, तो उसने जाकर के आपका वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? सुप्रीम कोर्ट कहेगा, क्योंकि उससे निचली अदालतें हैं, ये सबसे शीर्ष पे कौन है? सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है आपका। तो निचली अदालत हुई उससे, कैसी हुई? उससे लोअर कोर्ट हुए, तो उनकी जो कार्यवाही है उसको रोक देगा कि भैया ये तुम्हारा जो है इस कार्यवाही को तुम रोक दो। इसलिए किया जाता है ये, याद रख लेना, ताकि न्याय क्षेत्र के बाहर काम ना करें, या कि न्याय क्षेत्र के बाहर काम ना करें, बाहर काम ना करें, ना करें। ठीक है, न्याय क्षेत्र से मतलब क्या होता है? ज्यूरिसडिक्शन एरिया, यानी कि जो उनका आपका ज्यूरिसडिक्शन एरिया है उससे उनको बाहर नहीं जाना है। बात क्लियर है? हम सब करके मुझे बताएं। तो ये तो मामला किशोर न्यायालय का था। अब किशोर न्यायालय में वो व्यक्ति क्यों जिद कर रहा था? क्योंकि उसको पता है कि भाई किशोर न्यायालय का मतलब कि मेरा बच्चा जो किशोर है यानी 18 वर्ष से कम का है, तो अधिकतम जो सजा है वहाँ पर जुवेनाइल कोर्ट में वो मैक्सिमम 3 साल की सजा हो सकती है, और आपका वहाँ हाई कोर्ट में तो जाकर के उसको हो सकता है उस अपराध के लिए उम्र कैद हो जाती या मृत्युदंड दे दिया जाता उसको। तो अब उसको कहाँ पर उससे जो बचाव होगा? तो वो किशोर, क्योंकि जैसे हमने एक बात की थी आर्टिकल 14 में, आपको याद होगा, तो आर्टिकल 14 में हमने एक बात की थी, एक तो विधि के समक्ष क्षमता की बात की थी हमने, ठीक है, एक हमने क्या की थी? विधि के समान संरक्षण की बात की थी। तो विधि के समान संरक्षण की बात क्या है कि 18 से नीचे के जितने भी कम लोग हैं उन सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, तो ये वहां पर जाएगा मामला। बात क्लियर है? तो जुवेनाइल कोर्ट का मामला होना चाहिए। अगली बात करते हैं, चौथी, जो बिल्कुल आपका साथी प्रतिषेध की तरह ही है, लेकिन एक बहुत बारीक सा अंतर है, वही समझना है। उत्प्रेषण, जिसको सर्चियरी हम कहते हैं, सर्चियरी, क्या बोलेंगे इसको? सर्चियरी या सर्चियरी भी हम इसको बोलते हैं। इसका अर्थ होता है प्रमाणित करना, प्रमाणित करना। और प्रमाणित करने का मतलब होता है आपका टू बी वेरीफाइड, टू बी यानी निश्चित करना है किसी चीज को, सॉरी, टू बी वेरीफाइड, टू बी वेरीफाइड। दोस्त कई बार ऐसा होता है कि मैं जब लिख रहा होता हूँ तो कभी कभी तो ऐसा रहता है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो कभी छोटी छोटी सी मिस्टेक होती है, किसी वर्ड को लिखने में भी हो जाती हैं। कई बार तो एमसीक्यू में तो ये होता है, जब हम एमसीक्यू कर रहे होते हैं तो आंसर भी कई बार अलग टिक हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है दिमाग में से कोई कुछ आपका उसका कोई संबंध भी नहीं होता और वो आ जाता है। जैसे हमको मान के चलो 500 किसी क्लास में 200 300 400 फैक्ट देने हैं, तो उस तरह की किसी भी गलती के लिए आप माफ़ करेंगे, है ना, क्योंकि ह्यूमन है भाई, हम इंसान है। ओके, बात समझ में आई? तो प्रमाणित करना यानी टू बी वेरीफाइड, अंतर क्या है इसमें? अंतर इतना है, छोटा सा शब्द लिख लेना, जब निर्णय हो चुका हो, जब निर्णय हो चुका हो, हो चुका हो, तो उस जो डिसीजन किया गया है उस निर्णय को निरस्त किया जाएगा, डिसीजन को सस्पेंड किया जाएगा। निर्णय को क्या किया जाएगा आपका? उस निर्णय को अगर हम आसान सा शब्द लिखें तो निर्णय हो चुका तो उस निर्णय को निरस्त किया जाएगा। कैसे जी? एक उदाहरण से समझाएं भैया। देखो अभी तक क्या था, ऊपर बताएंगे, यहाँ पर क्या हो रहा था? अदालत की कार्यवाही को रोका जा रहा था, और किसी चीज को आप कब रोक सकते हैं? जब कार्यवाही चल रही हो। भाई आप ट्रेन को कब रोक सकते हैं? जब ट्रेन चल रही हो, तभी तो रोकेंगे। बस चल रही है तो आप बस को तभी तो रोकोगे। तो अगर कार्यवाही चल रही थी यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में, तो उस कार्यवाही चलती कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है, आपका जुरिडिक्शन एरिया नहीं है, ठीक है, इसको आप यहाँ पर ट्रांसफर करिए। निचली अदालतों को उसने ट्रांसफर करवा दिया, उसको अन्य अदालत को ट्रांसफर करवा दिया। लेकिन यहाँ पर क्या मान के चलो बहुत देर हो गई, और इस व्यक्ति को जो है, जो किशोर था, जिसको किशोर न्यायालय में, और इसको सजा हो गई उम्र कैद की, तो फैसला तो आ चुका है, हाँ या ना? आप कहेंगे जी हाँ, डिसीजन तो आ चुका है, लेकिन आया तो गड़बड़ी से ही है ना, आया तो भूल से ही है, गलती से ही आया है। तो यानी कि अगर जब प्रोसेस चल रहा हो तब तो प्रोहिबिशन, प्रोसेस से याद रखना PRO, प्रोहिबिशन कब होगा? जब प्रोसेस हो। और सर्टियरी कब होगा? जो हमारा सर्टियरी है वो लागू होता है तब जब हमारा डिसीजन हो चुका हो। तो न्यायालय का डिसीजन क्या हो जाएगा? फिर उसको क्लोज कर दिया जाएगा, उसको पलटा जाएगा, रिवर्ट किया जाएगा उसको, कि ये जो फैसला सुनाया गया है ये गलत सुनाया गया है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके सुनाया गया है। बात अंतर सारे लोग थम्स अप करें, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, बहुत बारीक सा अंतर है जिसको लोग नहीं समझ पाते कई बार जल्दी जल्दी में। प्रतिषेध में कार्यवाही चलती को रोका जाएगा, जैसे चलती हुई ट्रेन को आप रोकते हैं। अगर ट्रेन रुक चुकी है मान के चलो, तो उसको क्या रोकोगे? तो यानी कि सफर तो पूरा हो चुका, वो जो काम होना था वो हो चुका। तो होने के बाद में इफ डिसीजन इज डन देन डिसीजन विल बी सस्पेंड, अगर वो गलत तरीके से हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये उत्प्रेषण हो गया। तो ये काम कब किया गया है? बाद में। तो 65वीं बीपीएससी परीक्षा में पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट की किस रिट को पोस्टमार्टम कहते हैं? पोस्टमार्टम भी कहते हैं, लिख लेना, पोस्टमार्टम इसका अन्य नाम है हमेशा, क्योंकि वो तो पहले हुआ था तो प्री मोर्टम है। अब वो पोस्टमार्टम वो ऑटोप्सी वाला नहीं कि सबकी परीक्षा डेड बॉडी की जांच, भैया उसका क्या मतलब है यहाँ पर? पोस्टमार्टम एक तो सब के लिए होता है, जिसको ऑटोप्सी हम बोलते हैं, सब परीक्षा। एक होता है किसी कार्य के होने में। तो जैसे मान के चलो गवर्नमेंट ने कोई स्कीम बनाई, तो स्कीम बनाई गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने स्कीम बना करके जब स्कीम चल रही है तो उस दौरान देखा कि भाई ये जो हम एक्शंस कर रहे हैं इससे ये गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, तो उसको बोलते हैं प्री मोर्टम। होते टाइम जो सुधार होने हैं, किसी आपका एजुकेशन में जो रिफॉर्म्स होने हैं, चलते कार्य में जो सुधार होने हैं, वो प्री मोर्टम होता है। लेकिन कार्य के होने के बाद में, जैसे आप घर बना रहे थे, आपने आर्किटेक्चर को बुलाया, तो आपने आर्किटेक्चर से कहा कि इस वाले कमरे में आपने एक वॉलपेपर लगवाया अपने कमरे में, और आपको वो वॉलपेपर ठीक नहीं लगा, तो आपने वो क्या बोला, उसको बीच में ही बोल दिया कि नहीं, इसकी जगह दूसरा। लेकिन मान के चलो आपको पूरा घर तैयार हो गया, आर्किटेक्चर ने जो काम होना था आर्किटेक्ट ने वो सब कर दिया, और जो कुछ होना था मतलब फाइनल रेडी है। अब आप आए विदेश से घूम के, तो आपने क्या बोला? नहीं,
क्रॉस लगा दिया उस पर, उसके डिसीजंस जो थे उन सबको बदलवा दिया। तो यही है, इतना अंतर, इसको बोलते पोस्टमार्टम फंक्शन के तौर पर। ठीक है, पांचवा क्या है, पांचवा लिखिए अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा क्यों, क्यों 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 से याद रखना है इसको, क्यों है, इसमें क्यों ही पूछा जाता है, क्यों, क्यों वारंटो। क्यों वारंटो का मतलब होता है किस अधिकार से, किस अधिकार से, फ्रॉम विच राइट, इसमें क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी। देखो यहाँ पे एक बात समझो, बाय व्हाट अथॉरिटी कैसे, जैसे आर्टिकल 16 में क्या था, आर्टिकल 16 में आप कहेंगे भैया लोक नियोजन के अवसर पर जो स्वतंत्रता है, यानी कि आपका जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात होगी तो सबके राइट्स होंगे। अब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में मान के चलो किसी एक वैसे व्यक्ति को जॉब मिल गई जो उसको डिजर्व नहीं करता था, या मान के चलो धांधली से या किसी भी तरह से, आप मान के चलिए अब आप किसी ऑफिस में अपना काम कराने गए, और उस ऑफिस में जाके वो कैसा होना चाहिए, वो एक पब्लिक ऑफिस होना चाहिए हमेशा, ऐसा नहीं किसी का प्राइवेट, पब्लिक ऑफिस है वो। और पब्लिक ऑफिस में साथ ही आपका सार्वजनिक कार्यालय में, पब्लिक ऑफिस में जो अपॉइंटमेंट है, अब आपने उस पर एक सवाल उठाया, ये जो अपॉइंटमेंट है, जैसे कई बार लोग पड़ोसियों से डरते हैं, आप समझिए आपके फॉर्म वगैरह में कोई डिटेल है, या आप पर कोई मुकदमा, मान के चलो आप पर कभी कोई केस हो गया, और वो एक ऐसा केस है जो आपका संगीन धाराओं में है, या उसको हम बोल सकते हैं आपका एक संज्ञेय अपराध है। अब आपकी जो ज्वाइनिंग है वो नहीं होनी चाहिए, तो ज्वाइनिंग आपने मान के चलो किसी भी तरह से पुलिस वगैरह से सेटिंग करके आपने ज्वाइनिंग ले ली। अब आपको पता चला कि आपका जो पड़ोसी है उसके ऊपर तो मुकदमे चल रहे हैं, केस चल रहे हैं, और वो ज्वाइनिंग ले चुका है, वो तो एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, तो वो कहाँ पहुँच जाएंगे, तो फिर उस आदमी से पूछा जाएगा भैया आपके ऊपर मुकदमा था, आप फिर भी यहाँ मतलब किस अधिकार से आए हैं, किस अधिकार से, तो आप तो अधिकारी नहीं है इस चीज़ के, आपको तो ये अधिकार नहीं है, बात क्लियर है। तो क्या बोलेंगे, वो पब्लिक ऑफिस होना चाहिए, और उसमें जो अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट ऐसा होता है जिसमें क्या किया गया हो, उस अपॉइंटमेंट में कानून का उल्लंघन किया गया हो, फॉलो ना किया गया हो कानून से, तो फिर उसको क्या बोलेंगे भैया, फिर उसकी जॉब चली जाएगी क्या, हाँ जी, उसको फिर जॉब से हटा दिया जाए। बात क्लियर है, ठीक है। या दिखाएंगे, एक बार दिखाएं, एंग्री टोस्का कह रहे हैं सर 18 साल से कम उम्र का किशोर आतंकवादी गतिविधि में शामिल हो तब हम पर कार्यवाही कौन करेगा। देखो ऐसा कहा गया है दोस्त, अब उसके लिए तो जुवेनाइल एक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। जुवेनाइल एक्ट में जैसे मैंने कहा 18 से कम के, तो आपको ये समझना होगा कि जो किशोर न्यायालय है ना, उसमें एक बात और की गई है अधिनियम में, कि यदि व्यक्ति 16 से 18 के बीच का है और किसी गंभीर अपराध में शामिल है, 16 से 18 के बीच का और किसी गंभीर अपराध में शामिल है, तो उसके लिए अलग सजाओं पर विचार हो सकता है, लेकिन तब भी मृत्युदंड या उम्र कैद नहीं दी जाएगी, चाहे किसी भी गतिविधि में शामिल है। तो मैंने बताया था मैक्सिमम सजा 3 साल हो सकती है जुवेनाइल कोर्ट में, ठीक है। और अगर 16 से 18 के बीच में है और मान के चलो कोई आपका उसका बहुत मतलब सीरियस क्राइम है कोई, तो सजा बढ़ाई जा सकती है, लेकिन किसी भी केस में मृत्युदंड आपका, यानी कि जो हमारा अगर हम बात करें, या फिर आपका जो आजीवन कारावास है, लाइफ इंप्रिजनमेंट जैसी चीज़ जो है, वो नहीं दिया जाएगा, डेथ पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। बात क्लियर है, क्लियर है बात। तो पांचों रिट क्लियर है। तो फिर छोटा छोटा हमारा आर्टिकल 32 के बाद में मौलिक अधिकार कहाँ तक थे बताइए जरा, आर्टिकल 12 से 35, तो 32 तो हो गया, अभी छोटे छोटे आर्टिकल हैं, इनको भी पढ़ना, बड़े पूछे जाते हैं। आर्टिकल 33 एक एक लाइन के आर्टिकल हैं, समझेंगे तो एक लाइन का है। क्या बोलेंगे, इसमें की गई है बात सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों की, सशस्त्र बल और मौलिक अधिकारों की बात की गई है। मौलिक अधिकार बड़े ध्यान से समझना, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स, इसमें क्या बात है, तो छोटी सी बात याद रख लेना। क्या बात की गई है, इनके मौलिक अधिकार, इनके जो फंडामेंटल राइट्स, एफआर में लिखता हूं कोई दिक्कत तो नहीं है एफआर से, इनके मौलिक अधिकार सीमित किए जा सकते हैं, ये बात की गई है बस, सीमित किए जा सकते हैं, ये क्या बात हुई, मौलिक अधिकार सीमित किए जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी लिमिट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र बल। देखो पहले तो ये बात समझो सशस्त्र बल क्या होता है, आर्म्ड फोर्सेस से यहाँ किसका मतलब है, तो आर्म्ड फोर्सेस में याद रख लेना, आर्म्ड फोर्सेस में यहाँ पर सभी सेना, जैसे लिखें किस सेना का नाम आप जानते हैं, आप कहेंगे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सभी सेना, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जितने भी अर्धसैनिक बल हैं, अर्धसैनिक बल आपका CISF, अर्धसैनिक बल, सेना तो समझ गए, नहीं तो सब लोग जानते हैं कि आपका आर्मी होगा, आर्मी होगा, एयरफोर्स होगी आपका, एयरफोर्स होगी, और आपका नेवी होगी, ठीक है, नेवी। अर्धसैनिक बलों में जैसे क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज हैं सेंट्रल की, CRPF हो गया आपका, CRPF हो गया, SSB हो गया, और भी अन्य, ITBP हो गया आपका, ITBP हो गया, SSF हो गया आपका, ठीक है, अन्य ETC, अन्य भी जितने भी आपका पुलिस हैं, राज्यों की पुलिस हैं, जितनी भी पुलिस हैं, ठीक है, जितनी भी हमारे देश के साथी, अगर मैं बात करूँ इंटेलिजेंस की जितनी भी संस्थाएं हैं, खुफिया संस्थाएं, इंटेलिजेंस की जितनी भी साथी हमारी संस्थाएं हैं, खुफिया संस्थाएं हम कह सकते हैं, जैसे कि आपका RNAW हो गया आपका, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, CBI वगैरह जो कुछ भी है हमारा, पुलिस में आपका मान के चलो यूपी पुलिस है, MP पुलिस है, ठीक है, ETC, अन्य राज्यों की पुलिस भी। अब देखो ये क्यों किए जा रहे हैं सीमित, इसको समझिए। जैसे खुफिया संस्था है कोई, इसी से अच्छा समझ में आएगा आपको, आर्मी का कोई जनरल है, या पुलिस का कोई अफसर है, या कोई सैनिक भी है, कोई भी मानिए किसी भी जॉब पर है, या CISF में कोई व्यक्ति तैनात है,
अब उसको भी हमारे यहाँ आर्टिकल 19(1) में क्या स्वतंत्रता दी गई है 1A में, तो आप कहेंगे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब इस आदमी को क्या ऑपरेशंस पता है भारत सरकार के या नहीं पता है? आप कहेंगे हाँ, ये कल तो गृह मंत्री के साथ बैठ के आए थे, उन्होंने बताया था इस तरह से हम पाकिस्तान पर एक कार्रवाई करेंगे। अब ये प्रेस बुला ले और ये बता दे जी हमारा देश के होम मिनिस्टर साहब ऐसा ऐसा कह रहे थे। अब ये मान के चलो पुलिस में किसी को पता है, अभी पुलिस वाले कॉन्फ्रेंस करके बोले कल को जो कार्रवाई होगी उसमें 100 लोगों का एनकाउंटर हो जाएगा। अर्धसैनिक बल को किसी सूचना को आपका लीक कर दे, दोस्तों को बता रहे हैं जाकर के, दोस्तों से आपका जिक्र कर रहे हैं बैठ के शाम को अपना, और सारे लोग जिक्र कर रहे हैं आपस में, ठीक है, सभी सेना, आर्मी एयरफोर्स जो चीफ है उनके पास, इनके पास देश के टॉप सीक्रेट है। ये सब क्यों बनाए गए हैं? आर्म फोर्सेस क्यों है? ये साथी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए है। लेकिन मान के चलो इन्हीं को सूचना मिल जाए और ये लॉ एंड ऑर्डर ऐसी कोई बात कर दे कि लॉ एंड ऑर्डर जो है आपका उससे मेंटेन ना हो, तो समझ पाए इनके मौलिक अधिकारों को सीमित क्यों किया जा रहा है। तो क्या कि एक अनुशासन बनाया जा सके, क्या किया जा सके, इनके मौलिक अधिकार सीमित किए जा रहे हैं एक अनुशासन के लिए, अनुशासन के लिए, ठीक है, जो कि जरूरी हो सकता है अनुशासन के लिए, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है सशस्त्र बलों में, याद रख लेना। तो जैसे सेना, आपका सेना अधिनियम है, सेना अधिनियम है तो वो उनके अनुसार काम करते हैं। सेना अधिनियम 1950, आर्मी एक्ट 1950 बोलते हैं, या पुलिस फोर्स एक्ट हो सकता है आपका, पुलिस बल अधिनियम हो सकता है, पुलिस बल अधिनियम हो सकता है आपका। पुलिस बल अधिनियम कब का है? 1966 का है, ये याद रख लेना। आर्मी एक्ट हो गया आपका, पुलिस फोर्स एक्ट हो गया। तो ये आर्टिकल 33 हो गया। 33 में कोई दिक्कत? इसी से संबंधित है आर्टिकल 34। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर समझना है। यदि मार्शल लॉ लागू है, मार्शल लॉ, बताओ मार्शल लॉ की जो हमने अवधारणा वो किस देश से ली है? यदि मार्शल लॉ लागू है तो फंडामेंटल राइट सीमित किए जा सकते हैं, यानी कि उन पर लिमिट्स लगाई जा सकती हैं, सीमित किए जा सकते हैं, सीमित किए जा सकते हैं, ठीक है। मार्शल लॉ से क्या मतलब होता है? यही क्वेश्चन आया होगा दिमाग में। तो मार्शल लॉ से मतलब होता है आर्मी का शासन। हमारे संविधान में इसको कहीं भी साथी आपका, पहली बात तो इसकी व्याख्या नहीं की गई है, ये इसका लगभग अर्थ है किसका? मार्शल लॉ का। आपने कभी कोई मूवी देखी है कि उसमें व्यक्ति को, जैसे आर्मी का कोई पर्सन है, उसके बैच वैच ऐसे छीन लेते थे, कोर्ट मार्शल होता था। तो वो कोर्ट मार्शल जो होता है वो सेना न्यायालय का जो अधिनियम है, सेना न्यायालय अधिनियम मतलब कि आपका जो हमारा आर्मी एक्ट 1950 का, उसके अनुसार वो होता है। देखा है नहीं कि भाई उस व्यक्ति ने अनुशासन को फॉलो नहीं किया, उसने जो सूचनाएं थी वो आपका लीक कर दी, या जो अनुशासन है, जो डिसिप्लिन है, उसने उसको मेंटेन नहीं किया। अब क्या उस कोर्ट मार्शल जब होता है तो उसको क्या आपका हमारे देश का कोर्ट उसमें भाग ले सकता है? आप कहेंगे नहीं, मार्शल लॉ की कार्रवाई में जो सेना की कार्रवाई हो रही है उसमें फिर कोर्ट जो है उस पर क्या बोलेंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता है उसको। तो यदि मार्शल लॉ लागू है यानी कि सैन्य शासन लागू हो गया, और सैन्य शासन किन स्थितियों में लागू होता है? तो आप कहेंगे कोई सिविल वॉर की कंडीशन होगी, देश में कोई गृह युद्ध छिड़ गया, गृह युद्ध छिड़ गया आपका, या कोई कानून व्यवस्था बिगड़ जाए, ऑन डेटरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था खराब हो जाए, कानून व्यवस्था के खराब होने पर, ठीक है, लिख लेना इसको, कानून व्यवस्था के खराब होने पर, ऑन डेटरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, और साथ में कोई क्या हो गया? सिविल वॉर हो गया, गृह युद्ध हो गया। तो इन स्थितियों में क्या होगा कि भाई मान के चलो हम कोई, आप अपनी जगह का नाम लिखिए, आप जिस जगह से हैं, तो ऐसा हो सकता है ना, मान के चलो आप एमपी के निवासी हैं और एमपी में आपका इंदौर में क्या हो गया? आपका मार्शल लॉ लागू हो गया, या यूपी के लखनऊ में लागू हो गया, या राजस्थान के जयपुर में लागू हो गया मार्शल लॉ, तो किसी एक जगह पर। तो यहाँ पर आपका मान के चलो स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पर हिंसा हो रही थी, तो आर्मी को उतार दिया गया, सैन्य शासन उसी को हम कहते हैं, मार्शल लॉ लागू हो गया। तो जब मार्शल लॉ यहाँ पर लगेगा तो जो अधिकार हैं वो किसके आपका सीमित किए जाएंगे? अब इस बात से अंतर समझें कि यहाँ पर भी मौलिक अधिकार सीमित किए जा रहे थे, और यहाँ पर भी सशस्त्र बल, यहाँ पर जो सशस्त्र बलों में लोग कार्यरत हैं उनके मौलिक अधिकार सीमित किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मौलिक अधिकार सीमित किए जा रहे हैं वो पब्लिक के किए जा रहे हैं, किसके? जनता के। इनके मौलिक अधिकार तो सीमित हैं 33 से, लेकिन जो जनता इस क्षेत्र में, इस एरिया में आपका मार्शल लॉ लगा, इस एरिया में, तो यहाँ व्यक्तियों के जो मौलिक अधिकार हैं उनको साथी क्या सस्पेंड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, किया जा सकता है, हाँ या ना। जैसे कई साथियों ने लिखा यूपी आगरा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार दोस्त, आगरा का पेठा खाओगे। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ पर ऑफिशियल्स के, यहाँ पर पब्लिक के, ओके। ये हमने बातें बताई आपको मार्शल लॉ की, सेना न्यायालय। तो क्या भैया ये तो हम पढ़ते हैं आपका, अभी आपने थोड़ी देर पहले हमको बताया था आर्टिकल 352 में भी तो आपका नेशनल इमरजेंसी लगती है, तब भी तो मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। तो क्या ये आर्टिकल 352 है मार्शल लॉ? आप कहेंगे नहीं, आर्टिकल 32 आपको पता होना चाहिए, वो क्या होता है? वो देश स्तर पर होता है, पूरे राष्ट्र के स्तर पर होता है। और मार्शल लॉ क्या है? किसी स्पेसिफिक, किसी एरिया में लग सकता है, ठीक है, किसी स्पेशल, क्या बोले, किसी स्पेसिफिक एरिया में वो लग सकता है। अंतिम आर्टिकल पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट का, आर्टिकल 35, आर्टिकल 35 अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 कहता है फंडामेंटल राइट के संबंध में, देखो कल के लिए एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि संबंध में, फंडामेंटल राइट के संबंध में संसद की विधि बनाने की शक्ति, संसद की विधि बनाने की शक्ति, ये कहा गया है कि फंडामेंटल राइट से संबंधित जो भी विधि बनाई जाएंगी वो किसके द्वारा? संसद के द्वारा। तो मुझे बताओ क्या लेजिस्लेचर बना सकता है कि राज्य का जो विधानमंडल है उसको अधिकार है? याद रख लेना, हमेशा विधानमंडल को ये अधिकार नहीं है, ये किसको अधिकार है? ये संसद को अधिकार है। किसको अधिकार है? ये संसद को अधिकार है। इसके संबंध में, फंडामेंटल राइट के संबंध में, पार्लियामेंट हैव द, तो लिख लेना, तो विशेष अधिकार है, पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव राइट्स,
एक्सक्लूसिव राइट्स, इसके बारे में, फंडामेंटल राइट के संबंध में, ठीक है। पावर एक्सक्लूसिव, या राइट्स की जगह हम लिखें एक्सक्लूसिव पावर तो ज़्यादा ठीक रहेगा। एक्सक्लूसिव पावर्स टू मेक ए लॉ, या मेक लॉज लिखें, मेक लॉज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब ये विशेष अधिकार किन किन अनुच्छेदों में स्पेशली संसद को दिए गए हैं? आर्टिकल 16(3) संसद बना सकती है इस पर विशेष कानून आपका। आर्टिकल आपका 17, आर्टिकल 17 का क्या कोई एक्सेप्शन केस होता है, बताओ जरा। आर्टिकल 23 का कोई एक्सेप्शन केस मैंने आपको बताया था कि आप कहेंगे दो आर्टिकल ऐसे हैं जिनका एक्सेप्शन ही नहीं है, कोई किसी प्रकार की छूट बर्दाश्त नहीं है, इन दोनों में पनिशमेंट मिलता है, दंड का प्रावधान है, सजाई मैंने आपको बताई थी। आर्टिकल 22 का सबसेक्शन 3, आपका आर्टिकल 33 जो अभी हमने कोर्ट मार्शल वाले पढ़े थे, और आर्टिकल 40 आपका 34, इन सब के बारे में क्या है, उसको विशेष अधिकार प्राप्त है। ये आर्टिकल आप पढ़ ही चुके हैं सारे। देखो कल हम पढ़ेंगे डीपीएसपी, क्या क्या पढ़ेंगे कल बताएं? राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी कल की क्लास में हमको भाग 4 को पढ़ना है। तो एक बार आप सब लोगों की परमिशन मैं चाहूँगा, डीपीएसपी में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होगा, हमारा 1-2 क्लास बनने में तो थोड़ा ऐसा हो जाएगा कि बहुत थोड़ा थोड़ा या तो पढ़े हम, या ये है कि लगभग अगर हम सवा घंटे भी पढ़ेंगे, सवा डेढ़ घंटे, तो हमारा डीपीएसपी सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरत होगी कि एक पेज पर मुझे आर्टिकल लिखने पड़ेंगे कि भाई मैं लिखूंगा उसको, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत है आपका, इस तरह से, और फिर उसके बारे में क्या है वो मैं आपको बता दूं। तो उतना टाइप्ड फॉर्मेट में चाहूंगा सिर्फ उसका, है ना। जैसे मौलिक कर्तव्य जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी हमको टाइप फॉर्मेट की आवश्यकता होगी, 11 मौलिक कर्तव्य याद कराने का काम वो मेरा रहेगा, समझाने का। कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में, कोई परेशानी तो नहीं, है ना। क्वेश्चन के आंसर देने के लिए तैयार हैं साथी? क्वेश्चन के आंसर, क्योंकि आज जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं इनको हम रिवाइज तो कर ही चुके हैं, एक बार फटाफट से बताइए। 30 क्वेश्चन है, 5 मिनट में करने हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन 5 मिनट में, क्योंकि सब कुछ पढ़ा है। अब देखो इसको कभी टाइम में काउंट मत करना कि भैया हम इतना देर पढ़ते थे, हम रोज कम से कम 10-20 मिनट तो एमसीक्यू करते हैं, ठीक है, जिनके लिए आपको फिर अलग से आप कभी लगाओगे तो हलवा लगेंगे एमसीक्यू। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों का कौन सा अनुच्छेद है जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है? 29, 15, 16, 19, 29 और 30। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई? इसको लिखने जरा ध्यान से। एनसीएम की स्थापना, ये मैंने आपको बताया नहीं, मिस हो गया। एनसीएम इसको लिखना, राष्ट्रीय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। अच्छा चलो आइडिया लगाओ, हमने कुछ बातें की थी, अल्पसंख्यक आयोग, आप वो आइडिया भी लगा पाते हैं या नहीं? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो था हमारा, वो बना था कब आपका? 17 मई 1993 को। आपको याद है मैंने कहा था एक्ट तो आया था 1992 में, तब भी आप कर पाए होंगे, लिखा था। अच्छा नहीं, ये नहीं लिखा था ना, एनसीएम नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन, वो तो मैंने बताया था एक्ट आया था 1992 में। 1903 में मैंने बताया कि 6 धर्मों को आपका कंसीडर किया गया, ठीक है। 6 धर्मों को नहीं, शुरुआत में तो 5 और 2014 में जैन, छठा। बताएंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया गया है? कौन से अल्पसंख्यक हैं? धार्मिक और सांस्कृतिक, सांस्कृतिक और भाषाई, धार्मिक सांस्कृतिक और भाषाई, भाषाई और धार्मिक। एसएससी सीजीएल में ही पूछा गया है। भारत सरकार द्वारा कितने धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया गया है? कितने धार्मिक समुदायों को? तो आप कहेंगे भैया पहले 5 थे तो वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं, ठीक है, 6 हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तीसरी सबसे ज्यादा, पहली कौन सी बताई थी मैंने आपको? पहली तो भैया हिंदी बताई थी, दूसरी बताई थी मैंने आपको बंगाली, तीसरी कौन सी बताई थी? बताओ भी फटाफट से। तीसरी बताएंगे सारे लोग, सबका आंसर आना चाहिए, मजा तभी आएगा, हम सब करके बताएं। जी 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 जी, तमिल कह रहे हैं बहुत सारे लोग तो, बिल्कुल गलत है। मराठी वाले सारे ठीक है, मराठी वाले सारे ठीक है। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है? तो जो भारत में दूसरी होगी वही विश्व में हिंदी के बाद में सबसे ज़्यादा हो जाएगी, कॉमन सी बात है ये तो बंगाली हो जाएगी, आपका बंगाली हो जाएगी। मुझे बताएं फरवरी 2020 में प्रकाशित वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस 2019, देखो 2023 का लिखवाया मैंने तो अभी आपको रिसेंट का, तो 2019 से हिंदी ही है इसमें। भारतीय भाषा विश्व की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली, तो तीसरी कौन? अंग्रेजी, 2019 से हिंदी हो गई थी, 2023 में भी हिंदी है। आपका क्या बोलेंगे, क्या बोला मैंने आपको? ये है एथनोलॉग रिपोर्ट, यानी कि इसको वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस हम कहते हैं, तो हिंदी है। कौन सा जो आर्टिकल है ये प्रोविजन करता है कि जो सभी माइनॉरिटीज़ को उनकी अपने पसंद के ठीक है शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन, यानी कि संस्थाओं को स्थापित कर सकते हैं और उनका प्रशासन देख सकते हैं, 30 है। अभी पूछा गया सीएचएसएल में। संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित अनुच्छेद को भारतीय संविधान से हटा लिया गया है, कौन सा है? अधिग्रहण को हटा लिया गया, आर्टिकल 31 को हटा लिया गया। बताइए जी, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? क्या स्थिति है? यह विधिक अधिकार है और केवल नागरिकों को प्राप्त है। यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। तो क्या स्थिति सी लिख दें इसमें? आप कहेंगे नहीं भैया मूल अधिकार तो बचा नहीं, ये एक लीगल राइट है। लीगल का मतलब होता है कानूनी अधिकार है जो सबको है, भारतीयों को भी और आपका किसको? जो अन्य लोग, जिन्होंने मान के चलो अमेरिका का कोई यहाँ अगर आपका इन्वेस्ट कर देता, प्रॉपर्टी खरीद लेता, तो उसके अधिकार भी वही होंगे। निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के नए अध्याय के भाग 4 के क्या बोलेंगे? अध्याय 4 भाग 12 में 300 में, तो आप आसानी से बताएंगे, संपत्ति का अधिकार हो गया। अभी पूछा गया देखो जेईई में। और देखो फॉर्म भरना है, आप एसएससी का कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें ट्रेड स्पेशल ना मांगी गई हो तो फॉर्म अप्लाई किया करो, डरा मत करो परीक्षाओं से। बस यही तो होगा कि भाई हम उसमें असफल हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना, नेवर बी अफ्रेड ऑफ फेलियर, नेवर बी अफ्रेड। आप जब लॉन्ग जंप की तैयारी करते हो तो असफल हो जाते हो ना, लेकिन फिर भी प्रयास करते हो। तो एक स्टूडेंट को मतलब अपना संघर्ष बनाना है, उसको डरना नहीं है आप लोगों को। जैसे आप सोचिए एक एक्टर शॉट लेता है
तो उसका वो पैसन है, उसका उससे दिल लग गया है, जिसको एक्टिंग करनी है, तो उसके शॉट जब खराब हो जाते होंगे तो मान के चलो उसके 10-20 शॉट खराब हो गए तो एक्टिंग छोड़ देगा क्या? बताओ। ऐसे ही स्टूडेंट का है, तो उसको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, दम लगाना है लगातार, तभी आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे। आगे आ जाओ। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? 32 भाग 3 हम पढ़ रहे थे, 12 से 35 इसी में है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को प्रादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। क्या जारी दी गई है उसको? एक आपका याचिका, याचिका आप लेके जाएंगे तो वो एक रिट जारी कर सकता है। रिट का मतलब कोई एक आदेश, मैंने कहा था आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिट आप लिखें उसको, तो आप कहेंगे उसको प्रादेश, यानी कि एक उसको ऑर्डर भी वो जारी कर सकता है, उसको अधिकार है। तो अधिकार पर अच्छा था, किस अधिकार से? निषेध, प्रोहिबिशन, मना करना, परमादेश, हम आदेश देते हैं, एना पानियो नहीं था, क्या बोलेंगे, ये नहीं था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? रिट जारी करने की शक्ति आर्टिकल 32 हो गया। ठीक है? किसने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? बताइए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। 5 सेकंड लगने चाहिए आंसर देने में। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है? तो जो रिट जारी होगी वो किसके पास है? हाई कोर्ट, आपका ये सुप्रीम कोर्ट, तो दोनों के पास में, ए एंड बी दोनों हो जाएगा, ए एंड बी दोनों, बोथ ऑफ। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? हेबियस कॉर्पस आपने पढ़ा, तो लिखें जरा, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? एक मामले में, भैया इसरो का एग्जाम क्वेश्चन है, कार्यवाही रोकने और निर्दिष्ट वैकल्पिक पाठ्यक्रम का पालन करने के लिए उच्च न्यायालय का आदेश होता है। कार्यालय में अपना अधिकार दिखाने के लिए किसी अधिकारी को अदालत से आदेश। कार्यालय में अधिकार दिखाने के लिए होगा क्या? नहीं भैया। विशिष्ट कार्य करने के लिए उच्च न्यायालय से निचली अदालत को, ऐसा नहीं है उच्च न्यायालय से निचली अदालत को, क्या बोलेंगे, ये किसको जारी होता है? हमेशा एक ऑफिशियल को जारी होता है जो व्यक्ति होगा। तो गैर कानूनी तरीके से लिए गए व्यक्ति को पेश करने के लिए अदालत का एक आदेश हो जाएगा। परमादेश जो मैंडेमस है वो एक रिट है, और निम्नलिखित में से उसको कैसे आप कैटेगराइज करेंगे? तो मैंडेमस किस में है आपका? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में हमने पढ़ा था, देयर आर 5 रिट्स। परमादेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी एक रिट है, मैंडेमस एक रिट है। मैंडेमस को आप क्या बोलेंगे, बताएं जरा। किसी सरकारी अधिकारी या किसी प्राधिकारी को कानूनी कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहना, आस्क ए गवर्नमेंट ऑफिसर और एनी अथॉरिटी टू परफॉर्म लीगल ड्यूटीज, एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे, एकदम से ठीक हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार प्रतिषेध रिट किस आदेश से संबंधित है? प्रोहिबिशन को पूछ रहा है। प्रोहिबिशन कब होता है आपका, बताएं भैया, प्रोहिबिशन कब होगा? न्यायिक और न्यायिक प्राधिकारी के खिलाफ दिया गया आदेश। ठीक है, ऑर्डर गिवन अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल, हाँ बिल्कुल होगा, किसी भी अथॉरिटी के लिए, जो जुडिशियल हो या क्वासी जुडिशियल हो, यानी कि जो आपका क्या बोलेंगे अर्ध न्यायिक हो, तो ऐसी संस्था के खिलाफ आदेश दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है, अगर वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहा है। अवर न्यायालय को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अवर न्यायालय को किसको? टू रेस्ट्रेन एनी इंफीरियर कोर्ट, निचली अदालत को किसी विशिष्ट मामले में आगे बढ़ने से रोकने के लिए जहां उसके पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, जिसके पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, एकदम से ठीक है। किसी व्यक्ति को वह सार्वजनिक पद धारण करने से रोकना जिसका, ये तो क्यों वारंट हो है, क्यों वारंट हो, किस अधिकार से, एकदम से ठीक है। प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश है? प्रोहिबिशन क्यों जारी होता है बताओ? किसी सरकारी अधिकारी को उसकी विशिष्ट कार्रवाई करने से प्रतिषेध करने के लिए। सरकारी अधिकारी के लिए होता है क्या? संसद विधानसभा को होता है क्या? निचली अदालत को कार्रवाई जारी रखने का, यानी कि जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जो आपका फंक्शनिंग चल रही है, उसको रोकना, ताकि उसका कंटिन्यूएंस ना हो सके, उसको जारी ना रखा जा सके। ठीक है, कार्रवाई को जारी रोकने का, जो कार्रवाई है उसको रोकने का अधिकार है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक उपचार को, मैंने कहा ना 65 बीपीएससी में पूछा गया था, संवैधानिक उपचार को पोस्टमार्टम के रूप में जाना जाता है। पोस्टमार्टम मतलब बाद में, पोस्ट मतलब बाद में, तो बाद में कौन सा होता है? चलती हुई कार्रवाई के लिए तो क्या होता है? प्रतिषेध। और दोस्त यहाँ पर क्या होगा, यानी कि निषेध नहीं, प्रतिषेध लिखा हुआ है, प्रोहिबिशन सही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये तो चलती कार्रवाई के दौरान, और बाद में क्या होता है? वो सर्चियरी होता है। क्या होता है? सर्चियरी होता है, उसको याद रखें। सर्चियरी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साथी बताए। जो आपका सर्चियरी होता है वो हमारा आदेश है, वी कमांड, ये तो क्या है? परमादेश है। आपके पास संस्था होनी चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो क्या बोलेंगे, मना करना या बंद करना, प्रमाणित करना या सूचित करना, टू सर्टिफाई, क्या बोलेंगे, इसका नाम ही है टू सर्टिफाई, सर्ट, सर्ट से याद रखेंगे। प्रोहिबिशन से क्या बताया था मैंने, उसको याद रखना, प्रोसीडिंग के, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, PRO। जो आपका प्रोहिबिशन है वो किसका है? ड्यूरिंग प्रोसीडिंग है, वो प्रोसीडिंग के समय पर होगा। किस समय पे होगा? प्रोसीडिंग के समय पे होगा। और जो सर्चियरी है ये किस टाइम पे होगा आपका, बोलेंगे, ये है सर्टिफाई करने के लिए कि भाई तुमने जो न्यायालय में जो डिसीजन सुनाया वो प्रमाणित करोगे ये तुम्हारा अधिकार क्षेत्र था, कोर्ट से कहता है। ठीक है, एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायिक ट्रिब्यूनल को उसके अधिकार क्षेत्र की सीमा से बाहर जाने के रोकने के लिए, उस अधिकार क्षेत्र की जगह लेने से रोकने के लिए कौन सी रिट जारी होती है? भाई अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा है, अगर ज्यूरिसडिक्शन एरिया से अगर बाहर जा रहा है तो उसको रिस्ट्रेन किया जाता है, या उत्प्रेषण से या प्रतिषेध से, तो क्या बोलेंगे भैया, प्रोहिबिट किया जाएगा, प्रोहिबिट किया जाएगा। अधिकार परीक्षा के रिट के मुद्दे पर निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है? क्या बोलेंगे, अधिकार परीक्षा क्यों वारंटों में? कार्यालय एक सार्वजनिक कार्यालय होना चाहिए, हाँ जी, एक पब्लिक ऑफिस होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कार्यालय को कानून या संविधान द्वारा ही बनाया जाना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल, पब्लिक ऑफिस ही तभी होगा। कार्यालय एक मूल नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल वन, ये कोई शर्त नहीं है। ऐसे व्यक्ति को उस कार्यालय में नियुक्त करने के लिए संविधान का एक नए कानून का उल्लंघन, हाँ जी कानून का उल्लंघन हो तभी तो जाएगा। इनमें से कौन सी रिट है जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार या अधिकारी नहीं है? ये एनटीपीसी CBT 2 में पूछा गया, तो क्या बोलेंगे, अधिकार परीक्षा क्यों वारंट हो, बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से आप यहाँ पर हैं। कौन सा रिट का शाब्दिक अर्थ में आपका अधिकार क्या है, ये पूछा गया है, और यही हो गया आपका होमवर्क। अभी रिसेंट में पूछा भी गया CHSL में, और लिखना ना भूलें आंसर। आंसर मतलब मस्ट है, आप ये समझिए कि इस जो बैच है इसकी गुरु दक्षिणा यही है
कि आप बस अपना हौसला बनाए रखें और उत्तर देते रहें, अपनी उपस्थिति, अपने शब्द हम तक भेजते रहें, कोई सुझाव है वो आप हम तक भेजते रहें, और हम हमेशा साथी ये प्रयास करते रहेंगे कि हम और बेहतर कर पाए और कुछ बेहतर कर पाए। ठीक है, उम्मीद करूँगा वो प्यार हमेशा आपका मिलता रहेगा। बहुत मेहनत करके एक दिन अपने आप को सफल बनाएंगे और वो सफलता वाला प्यार भी हमें मिलता रहेगा। यूं ही नहीं RWA बना है, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, आपके जुनून, हौसले और डेडिकेशन से बना है। तो ख्याल रखिए अपना, बहुत सारा आंसर लिखना ना भूलें, आप कैसे हैं ये भी लिखना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। कब मिलते हैं DPSP के साथ में, टेक केयर।